फर्टिलाइजेशन सिस्टम के लिए, अपने ग्रोथ के लिए 1.5% वो स्टोर करता है अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए, और कभी कभी ज्यादा 2% जितना वो एलोकेट कर देता है जब फ्रूटिंग का समय आता है, जब फ्लावरिंग का समय आता है, तब उसके अंदर। तो जो प्रोटीन और विटामिन जो होते हैं वो ज्यादातर फूल और फल के अंदर होते हैं, क्योंकि प्लांट्स खुद उसको देता है। आपने कभी भी किसी प्लांट्स को कटा हुआ देखा होगा, बड़े से वृक्ष को, तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर आप बीच में गोल गोल सर्कल होता है प्लांट्स के भीतर, आपने वो मार्क किया होगा। वो क्या है? उसका पूरा एक सिस्टम है जहां से वो प्लांट्स यानी कि अपना पूरा पानी भी लेता है, ऑक्सीजन वगैरह भी सप्लाई करता है, तो वो पूरा उसका सांस लेने की प्रक्रिया का पूरा एक सिस्टम है, राइट? तो ये दिस इज व्हाट, एम आई ऑडिबल? आप लोगों को मेरी बात सुनाई दे रही है? यस। ओके, फाइन फाइन। तो ये हो गया प्लांट्स के बारे में, हम लोगों ने कोर्स के अंदर भी समझा हुआ था। नाउ जो फार्मिंग के अलग अलग तरीके होते हैं, तो अभी ज्यादातर लोग बोलते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फिर केमिकल फार्मिंग, हम सब लोगों को पता है। फिर देन देयर इज अ प्राकृतिक नेचुरल वे ऑफ ग्रोइंग द थिंग्स। तो ये नेचुरल तरीका क्या होता है, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। वी आर नॉट एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक से एक स्टेप आगे है नेचुरल तरीके से उगाना। एक तो केमिकल के अंदर से जो उगाते हैं, तो हर एक लोग प्लांट्स की ये भाषा को समझ लेते हैं, उसके बाद में केमिकल तरीके से उगाने के अंदर वो लोग क्या करते हैं, प्लांट्स को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, डीएपी, यूरिया के माध्यम के द्वारा देते हैं। तो प्लांट्स को तो वो चीज मिल गई, उसको जो चाहिए थी वो, लेकिन वो केमिकल के फॉर्म में उसको दिया। उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि सॉइल के अंदर जो उसकी गुणवत्ता है वो डाउन हो जाती है, और सॉइल अपनी पोरोसिटी को गंवा देती है। यानी कि उसके अंदर जो अर्थवर्म्स होते हैं, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सारे निकल जाते हैं। उसकी वजह से प्लांट्स को एक आदत पड़ जाती है कि उसको डायरेक्टली केमिकल बेस्ड लेने की एक उसको आदत पड़ जाएगी, कि उसको जब भी चाहिए तब यूरिया डालना पड़ेगा, जब भी उसको डीएपी, उसको फॉस्फेट, ये सारी चीजें उसको केमिकल तरीके से जो भी मिलता है उसको देना पड़ेगा। दूसरा, प्लांट्स को नेचुरल तरीके से आपने उसको ग्रोथ करने का मौका नहीं दिया है, इसीलिए उसका रेजिस्टेंस पावर भी कम हो जाएगा, इसीलिए उसके ऊपर इंसेक्ट ज्यादा आ जाएंगे। इंसेक्ट ज्यादा आने से, पेस्ट ज्यादा आने से उसके ऊपर पेस्टिसाइड का यूज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें के ड्रॉबैक्स हैं केमिकल फार्मिंग के अंदर। द मेन ड्रॉबैक ऑफ द केमिकल फार्मिंग इज दैट कि वही केमिकल प्लांट्स के भीतर जाता है, और प्लांट्स अपना जो खाना बनाता है, जो रॉ सुगर बनाता है, अभी हम लोगों ने देखा, तो वो रॉ सुगर कहाँ पर आएगी? फ्रूट्स और उसके फल के अंदर आएगी, फल और सब्जियों के भीतर वो आ जाएगी, और फिर वही चीज हमारे भीतर, हमारे शरीर के अंदर आती है। आपने देखा होगा कि पंजाब पंजाब के अंदर एक रेलवे है जिसका नाम है कैंसर रेलवे, कैंसर ट्रेन। मैक्सिमम एरिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैंसर के लिए एक गांव से दूसरे जगह के ऊपर कैंसर हॉस्पिटल में लाने के लिए वो पूरा ट्रेन, हालांकि वो ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन नहीं है, लेकिन उसको कैंसर के नाम से ही जाना जाता है, कैंसर ट्रेन के नाम से ही। और पूरा सब लोगों को ये फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स की वजह से जो कैंसर हुए हैं लॉन्ग टर्म वे के अंदर, उसका पूरा नुकसान होता है। तो ये हो गया केमिकल फार्मिंग। वी डोंट प्रमोट केमिकल फार्मिंग एट ऑल इन किचन गार्डन, क्योंकि हमको हमारे घर के लिए खाना खाना है। और फार्मर्स को भी आप लोग पूछेंगे तो फार्मर्स क्या करता होगा, अपने घर के खाने के लिए अलग से ही एक जो धरुवाड़िया बोलते हैं कि मैं तो धरुवाड़ी मारा माटे बनावेलू छे ए रीते, तो वो सेपरेटली अपने लिए फार्मिंग करता है, बिकॉज ही नोज वेरी वेल कि कहाँ पर क्या गलतियां होती है। तो ये केमिकल फार्मिंग हो गया। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ, तो केमिकल फार्मिंग के अंदर व्हाट इज द बेस एलिमेंट ऑफ केमिकल फार्मिंग इज द केमिकल इज द एलिमेंट। उन लोगों ने प्लांट के फूड को पकड़ लिया कि यही फूड सीधा प्लांट्स को दे देते हैं। नाउ ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में कार्बन जो मेन और ऑर्गेनिक मैटर है जो प्लांट्स को चाहिए, प्लांट्स को क्या चाहिए वो अभी हमने आप लोगों को बताया और आप लोगों को पता भी है। तो वो सारी चीजें ऑर्गेनिक तरीके से प्लांट्स को देने का जो तरीका है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग है। तो दैट इज गुड, दैट इज बहुत अच्छी मात्रा में वो अभी सर्वमान्य है, सब लोग उसको अच्छी तरह से कर रहे हैं। लेकिन दैट कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो केम इन टू इंडिया इन 70-80s, अर्ली 80s एंड 70s के अंदर में वो कॉन्सेप्ट आया। अब तक हम लोगों को 15-20 साल पहले ऑर्गेनिक शब्द का पता ही नहीं था।
आप लोग देखोगे तो नेचुरल तरीके से हमारे जो इंडियन एंशियंट जो कल्चर है एग्रीकल्चर का, उसके अंदर हमारे सॉइल को बेस माना जाता है, मिट्टी को जीवंत माना जाता है। हमारे ऋग्वेद के अंदर एक श्लोक है जिसके अंदर मिट्टी के बारे में बताया गया है। उसका ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार से है कि हैंडफुल ऑफ सॉइल, एक मुट्ठी भर मिट्टी, यदि आप उसका ध्यान रखोगे, इफ यू विल टेक केयर ऑफ योर सॉइल, then that soil will take care of your health, your wealth and abundance of blessings will be given to you by that soil. एक मुट्ठी भर मिट्टी का आप ख्याल रखोगे पूरे दिल से, तो आपको धन दौलत संतति संपत्ति सब कुछ आपको आशीर्वाद भरपूर मात्रा में मिलेगा। ये हमारा वेदा कहता है। एंड अगेन आगे क्या कहता है वेदा कि इफ यू विल नॉट टेक केयर, यदि आप वो मिट्टी का टेक केयर नहीं करोगे, उसका ध्यान नहीं रखोगे, तो दैट सॉइल विल डिस्ट्रॉय यू। तो वही मिट्टी आपको नुकसान, आपको खत्म भी कर सकती है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ द प्राकृतिक नेचुरल वे ऑफ ग्रोइंग हैज कम इनटू द एग्जिस्टेंस। वो ऑलरेडी हमारे सदियों से है। महाभारत के जो रचयिता है वेद व्यास, उनके पिताजी का नाम ऋषि पराशर था। उन्होंने कृषि पराशर का ग्रंथ लिखा हुआ है जिसके अंदर गाय आधारित फार्मिंग कैसे करना है। तो देसी गाय का यूज उसके अंदर बताया गया है। उसके बाद में गाय की जो पैर होते हैं, उसकी जो खली होती है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। सूक्ष्म तरीके से आप देखोगे तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच नेचुरल वे के अंदर कैसे लगाना है, कंपेनियन प्लांटिंग करना है, ऑक्सीजन कैसे प्लांट्स को ज्यादा मिल सके, जो जमीन के भीतर जाकर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करे, ऐसे कंपेनियन प्लांट्स कौन से है, ये बहुत सारी चीजें फिर ऑर्गेनिक वे के अंदर आकर हमको ऐसा लगता है कि अरे वाह, ये तो सुपर नॉलेज है, हमारा एंशियंट नॉलेज में तो कुछ नहीं है। लेकिन ओरिजिनली ये सब कुछ एंशियंट नॉलेज में है। कल मैं रात को थोड़ा सा प्रिपरेशन इसके बारे में कर रहा था, तो कृषि वल्लभ करके एक बुक है, कृषि वल्लभ। दैट बुक हैज बीन रिटन बाय महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप के उन्होंने नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उनके द्वारा मार्गदर्शन पाकर उनके फार्मर्स ने लिखा हुआ है। उन्होंने ये आइडिया ग्रो किया था, और वो राजस्थान के भीतर जब मुगलों का जो अटैक हो रहा था, उस समय के दौरान हमारे जितने भी सीड्स है, हमारी जितनी वैरायटीज है, उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए और उसको कैसे बचाए, उसके लिए उन्होंने सीडलेस फ्रूट को कैसे ग्रो करने का उसका तरीका बताया है। और वो तरीका उन्होंने सीधा लिया है वृक्ष आयुर्वेद में से। तो उसके अंदर क्या है कि उसके तरीके भी है कि यष्टि मधु है, फिर अलग अलग प्रकार के प्लांट्स के रस को लिया जाता है, फिर जो फ्रूट देने वाला प्लांट्स होता है उसके स्टेम को, उसके थड़ को थोड़ा सा खरोद कर उसके ऊपर हनी के साथ में, मध के साथ में मिलाकर उसके ऊपर लेप किया जाता है। तो उसके अंदर जो भी फ्रूटिंग्स आता है वो स्वीट वाले मीठे तो हो ही जाते हैं, लेकिन उसके अंदर सीडलेस यानी कि उसके सीड नहीं होते हैं, बीज नहीं होते। तो दिस इज वी हैव सच काइंड ऑफ द थिंग्स। दूसरा एक तरीका ऐसा भी है कि कॉटन, जब हम कॉटन उगाते हैं तो कॉटन के भीतर भी कलरफुल कॉटन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जैसे कि अभी बीटी कॉटन होता है, लेकिन उसके अंदर तो वो हाइब्रिड सीड होता है। लेकिन जो कपास यानी कि रुई को उगाते हैं तो उसके अंदर लाल, पीला और हरे कलर का भी हम लोग उगा सकते हैं, और वो उगाकर हमारे देश के अंदर वो उगाया गया है ऑलरेडी। तो दिस काइंड ऑफ द थिंग्स एंड उसकी फॉर्मूलाज आर ऑलरेडी अवेलेबल विथ अस। हमारे पास बुक के अंदर भी है। यदि आप लोगों में से कोई फार्मर है, किसी को ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको जरूर उसके बारे में बताऊंगा। अभी आज हम लोगों ने एक इनवाइट किया है गौतम भाई को भी। गौतम भाई, आप है ग्रुप के अंदर? गौतम भाई, आप ग्रुप के अंदर है? मैं चेक करती हूँ, उसको ढूंढ लेती हूँ। हाँ जी। और सुमित भाई को भी मैंने बोला था, सुमित भाई। गौतम भाई अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं, सुमित भाई भी नहीं दिख रहे हैं। ओके ओके, एनीवे सो विल गो अहेड, नो प्रॉब्लम। जैसे ही दिखते मैं उनको बात कर लेती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो सॉइल का इंपॉर्टेंस है हमारे प्राकृतिक खेती के अंदर। अभी वही चीज आप 5 एकड़ जमीन के अंदर खेती करो और 5 गमलों के भीतर खेती करो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्सेप्ट तो वही है। हाँ, लेकिन कौन सी चीजें किस मात्रा में डाली जाए, उस सारी चीजों को हम लोगों को समझना है। जैसे कि अभी तो आप लोगों ने प्लांटेशन सब लोगों ने किया होगा या कर रहे होंगे, या कुछ लोग नए नए लोग होंगे। तो
हम लोगों को ये समझना है कि हम गमले को कैसे तैयार करें। देखिए आज हम लोग गमला कैसे तैयार करना, गमले के अंदर कंपोस्ट जो डालते हैं उसके अंदर क्या क्या गलतियां करते हैं, किस प्रकार का कंपोस्ट हम लोग डालते हैं, कोकोपीट का यूज कैसे करना है, क्यों नहीं करना है और कहाँ पर करना है यूज, ये हमको समझना है। उसके अलावा वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एप्सम सॉल्ट का उपयोग हम लोग कैसे करें, फिर रॉक फॉस्फेट का यूज हम लोग कैसे करें, देन परलाइट क्या होता है, परलाइट का यूज हम कैसे करें, और उसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी पंचगव्य के बारे में मैंने 3-4 सेशन ऑलरेडी ले चुका हूं। तो पंचगव्य का कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, व्हाट इज द एंजाइम, दैट बायो एंजाइम के बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं वो समझेंगे। ये सारी चीजों को समझने के बाद बनाना पील पाउडर होता है, उसको हम लोग कैसे यूज करें और क्यों यूज करें। एंड देयर इज वन थिंग, एक्टिवेटेड चारकोल। वो एक्टिवेटेड चारकोल क्या है, अदरवाइज उसको एक्टिवेटेड कार्बन पाउडर भी बोलते हैं, तो उसका यूज हम लोग कैसे करें। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग लेकर हम लोग हमारे प्लांटेशन की शुरुआत करेंगे, तो डेफिनेटली हम लोगों को 101% सक्सेस मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं सॉइल से। अभी मैंने सॉइल की डेफिनेशन के बारे में बताया कि वेदों के अंतर किस प्रकार से बताया गया है कि हाउ द सॉइल इज वर्किंग। नाउ ये जो सॉइल है ये जीवंत होती है, जीवंत यानी कि उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। वो सूक्ष्म जीवाणु अंदर अंदर वो वर्क करते रहते हैं। तो जरूरत है कि ये सारे सूक्ष्म जीवाणु को हम लोग जिंदा रखें। पूरा उन लोगों का कॉलोनी होता है जमीन के नीचे। सो नाउ हम लोग हमारे कोई भी गमला जो प्रिपेयर करते हैं उसका एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। शुरुआत करते हैं कि खाली गमले से। तो जो खाली गमला होता है सबसे पहले आप उसके अंदर देख लीजिए कि नीचे एक छेद होना चाहिए ताकि वो ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपरली हो। छेद नहीं है तो आप अच्छी तरह से उसका छेद करवा कर ही ऐसे गमलों को आप सिलेक्ट करिए। अब बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं कि पानी कम डालेंगे ना चलेगा, छेद नहीं है ना नीचे। लेकिन छेद जो नीचे होता है गमलों के नीचे, वो क्यों होता है, वो केवल पानी की सिस्टम के लिए भी नहीं होता है, वो प्रॉपरली ऑक्सीजन भी उसके अंदर मिलता रहता है, उसके लिए वो होता है। तो सबसे पहले गमले के नीचे छेद हो सके तो जो गमला होता है उसकी साइड लाइन में भी छेद होगा तो वो बेहतर रहेगा। सो ये एक तो ठीक है। अभी जो नीचे छेद किया है तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि वो दिया आता है मिट्टी का, कोडियू जो आवे छे माटीનું। तो कोडिया जो दिया होता है उसको आप उल्टा रख दीजिए। उल्टा रखने से क्या होगा कि अंदर थोड़ी सी हवा भी रहेगी और ऊपर से मिट्टी जाएगी तो सीधा उसके ऊपर नहीं जाएगी, तो ऑक्सीजन भी आता रहेगा और पानी भी उसके अंदर से एक्सेस वाटर भी तुरंत निकल जाएगा। तो ये एक बहुत जुगाड़ू अच्छी टेक्निक है कि आप एक नया कोडिया ले लीजिए, दिया जैसा छोटा दिया, और उसको उल्टा करके वो छेद के ऊपर रख दीजिए। फिर इसके आसपास में अभी की सीजन में क्या है कि ज्यादातर वी आर गेटिंग दिस शेरडी के गन्ने के जो कुचे होते हैं, गन्ने का रस निकालने वाले होते हैं, सिरडीना साठा जने कहिए, ये उसको छोटे छोटे पीसीस करके आप गमले के नीचे 1-2 इंच का उसका लेयर कर दीजिए, उसको डाल दीजिए और उसके साथ में कोकोपीट डालिए। कोकोपीट कितनी मात्रा में डालना है, 2 मुट्ठी भर ही डालना है, 2 मुट्ठी भर लेकर ही कोकोपीट को आपको डालना है। नाउ ये कोकोपीट मिट्टी के अंदर मिक्स नहीं करना है, इतना ध्यान रख लीजिएगा। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि कोकोपीट को मिट्टी में मिक्स करते हैं। तो मिट्टी में कोकोपीट मिक्स करने की वजह से क्या होता है कि उसको खाने के लिए कुछ बैक्टीरियाज आते हैं और वो फंगस क्रिएट करते हैं। इसीलिए कभी भी मिट्टी के अंदर, मेरे अनुभव के आधार के ऊपर मैं बताता हूं, आप कोकोपीट मिक्स मत करिए, उसको अलग से गमले के नीचे डाल दिया। उसके बाद में गमला आपका खाली है और आपको उसको प्रिपेयर करना है, तो क्या करेंगे, क्या क्या डालेंगे वो पोट मिक्सिंग के अंदर, गमले की मिट्टी के अंदर क्या क्या डालेंगे। तो समझ लीजिए 50% मिट्टी, 50% जितना आपको मिट्टी लेना है। खेत की मिट्टी हो तो बहुत अच्छी बात है, उसके अंदर रेत डालने की जरूरत नहीं है, सैंड इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी एडेड इनटू दिस। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसके अंदर स्पेशल तरीके से सैंड को डाला जाता है, लेकिन हम ज्यादातर किचन गार्डनिंग का जो भी प्लांटेशन करते हैं उसके अंदर सैंड की जरूरत नहीं है, तो सैंड उसके अंदर नहीं डालना है, केवल मिट्टी को लेना है। तो 50% आपने मिट्टी ले लिया। फिर आपको क्या करना है, 40% जितना आपको कंपोस्ट लेना है। अभी आप लोग समझिए कि कंपोस्ट हम लोग क्यों
यूज करते हैं, व्हाई वी आर यूजिंग द कंपोस्ट। तो हमने पहले अभी ये समझा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और एनपीके, एनसीएचओ, ये सारी चीजें हमको प्लांट्स को देनी है। तो प्लांट्स सीधा वो चीजें नहीं ले सकता है, प्लांट्स को वो सारी चीजें लेने के लिए उसको गमले, मिट्टी के अंदर से वो चीजें अवेलेबल फॉर्म में करवानी है। जैसे कि हम लोग सीधा गेहूं और गेहूं का आटा नहीं खा सकते हैं, है ना। हम गेहूं और गेहूं का आटा खाएंगे तो वो इनडाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर सेल्यूलोज की कमी होती है। लेकिन प्लांट्स जो होता है वो प्लांट्स को भी अवेलेबल फॉर्म में चाहिए। तो मिट्टी के अंदर फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, ये सारी चीजें उसके अंदर होती है, मिट्टी के अंदर होती है, लेकिन वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं होती। तो क्योंकि वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं होती है, तो प्लांट्स को वो अवेलेबल फॉर्म में करवाने के लिए मिट्टी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए। जैसे कि कभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि गुजराती खाना बहुत खा लिया, चलो आज हम नॉर्थ इंडियन फूड खाते हैं या साउथ इंडियन फूड खाते हैं, तो हम लोग स्पेसिफिकली वो रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, है कि नहीं। हमको चाइनीज फूड खाना है तो वो चाइनीज रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। तो इन द सिमिलर मैनर प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो बैक्टीरिया है, वो राइजोबियम बैक्टीरिया, वो हेल्पफुल होते हैं कि जो नाइट्रोजन मिट्टी के भीतर से और हवा में से, वातावरण में से कलेक्ट करके वो प्लांट्स की जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। तो यदि आपकी मिट्टी के अंदर आपने केमिकल डाला हुआ है, तो केमिकल की वजह से ये सारे बैक्टीरिया इसके अंदर जिंदा नहीं रह पाएंगे, और जिंदा नहीं रह पाने की वजह से क्या होगा, आपको नाइट्रोजन देने वाले बैक्टीरिया चले जाएंगे, तो नाइट्रोजन की कमी होगी। तो ये तो हो गई एक खाली नाइट्रोजन की बात। इस प्रकार से फास्फोरस है, पोटास है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सारी चीजें प्रोवाइड करने के लिए हमको एडिशनली कुछ डालने की जरूरत नहीं है। हमको केवल उस प्रकार के बैक्टीरिया को पनपने देना है उसके अंदर। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये कंपोस्ट अच्छी तरह का यूज करते हैं। तो कंपोस्ट हम लोगों को यूज करना है केवल देसी गाय आधारित, जो छानिया खातर जिसको बोलते हैं, काउ डंग कंपोस्ट, उसको यूज करना है। अभी ज्यादातर क्या होता है कि गौशालाओं में से जो भी कंपोस्ट हमें मिलता है वो कच्चा होता है, यानी कि वो प्रॉपर फर्मेंटेड नहीं हुआ है, तो जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत सारे फंगस और बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं। करोड़ों प्रकार के बैक्टीरिया एक गाय के गोबर में होते हैं। वो सभी हमारे लिए यूजफुल नहीं है, है ना। वो सभी में से बहुत सारे कुछ एक दूसरे को मार डालेंगे या ऐसा कुछ, यानी कि वो प्रॉपरली उसका आउटकम लेना है तो उसको प्रॉपर तरीके से कंपोस्ट होना पड़ेगा। वो कंपोस्ट हो जाएगा तभी उसका यूज करना है। तो और वही कंपोस्ट के अंदर फॉस्फोरस ज्यादा चाहिए, सल्फर ज्यादा चाहिए। तो गन्ने यानी कि शेरडीना साठानु जो खातर तैयार करेलू होय, दैट वी आर सपोज टू यूज। एंड उसके बाद लिम्बोड़ी का खोड़ होता है और दिवेल का खोड़ होता है। तो ये सारी चीजें ज्यादा तरीके से पोटास और कैल्शियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में वो कंपोस्ट के अंदर होता है। कंपोस्ट का कलर थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, वो ऑर्डरलेस होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर से ऐसी गंदी बास नहीं, बदबू नहीं मारने चाहिए वो कंपोस्ट। ऐसा कंपोस्ट हमको लेना चाहिए। ज्यादातर नर्सरी में से भी जो भी कंपोस्ट हमको मिलता है तो उसको चेक करे बगैर हम लोग ले लेते हैं, फिर घर पर लाकर उसको डालते हैं। तभी कभी कभी जब पानी डालते हैं तो गमलों में से भी बास आती है, बदबू आती है। तो इस प्रकार से हम लोग जरा सा चेक करें प्रॉपरली। हम लोग स्पेसिफिकली फार्मर्स से तैयार करवाते हैं कंपोस्ट और उसको 60-70 डिग्री तक उसको गर्म करवाते हैं। वो गर्म करना नहीं है, उसके अंदर जो गैस होते हैं वो अपने आप वो गर्मी पैदा करते हैं, और फिर वो जो गर्म हुआ जो उसकी हीट होती है, हीट की वजह से जो फंगस और जो एफिड और जो इंसेक्ट्स और जो छोटे छोटे ईयड़ और बहुत सारे जो जीव जंतु हैं, करीबन अभी जो रिसेंट सर्वे हुआ था उसके अंतर्गत 208 प्रकार के इंसेक्ट्स के ऊपर सर्वे किया गया है। वो सारे इंसेक्ट्स अलग अलग तरीके से अट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि डॉर्मेंसी के अंदर चले जाते हैं, और कुछ लोग अपने छोटे छोटे सूक्ष्म राई के भी 2-3 टुकड़े कर दे, उतने छोटे छोटे अपने अंडे को वो मिट्टी के अंदर छोड़ देता है, वो कंपोस्ट के अंदर भी छोड़ देता है। और जब वो कंपोस्ट और मिट्टी को जब हम मिलाते हैं तब ऑल ऑफ सडन हम देखते हैं कि बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट लोगों ने इस प्रकार का मुझे वीडियो भी भेजा था कि चिंतन भाई इसके अंदर तो ये कंपोस्ट डालने के बाद में इतने सारे कीड़े आए और इतने हमको पूरा गमला खाली कर देना पड़ा।
तो वो क्यों होता है? क्योंकि कंपोस्ट इमेच्योर होता है और कंपोस्ट की वजह से या मिट्टी गलत तरीके से यूज कर दिया तो वो पूरा फंगस और जो कीड़े होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए जो कंपोस्ट के अंदर 60-70 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया है ज्यादा, तो वो सारे जो अंडे हैं उसके, वो सारे फंगस वगैरह वो मर जाएंगे, नंबर वन। सेकंड थिंग कि जो छोटे छोटे सीड होते हैं, जो बीड्स उग जाते हैं, वो सीड भी मर जाएंगे, वो गर्म होने की वजह से वो नष्ट हो जाएंगे। और फिर वो जो कंपोस्ट होगा वो प्योर फॉर्म में कार्बन उसके अंदर ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का परसेंटेज होगा, और बाकी के जो भी प्लांट्स को अवेलेबल फॉर्म में चाहिए वो सारा उसके अंदर होगा। और वो जब मिट्टी के साथ में मिलाना है तो गमले को पहले खाली रखा और उसके बाद में मिट्टी और ये कंपोस्ट दोनों को अच्छी तरह से मिला लिया। 40% जितना कंपोस्ट लिया और मिट्टी हम लोगों ने 50% जितना मिट्टी लिया। अभी जो 10% जितना कंपोनेंट्स बचा है उसके अंदर आप क्या क्या ऐड कर सकते हो? तो नंबर वन वी कैन ऐड, यदि आप अग्निहोत्र होमा करते हो तो अग्निहोत्र होमा की जो रखिया होती है, उसकी जो ऐश होती है, उसको आप एक डब्बे में भरकर रखिए, अपने घर पर स्टोर कीजिए। और अदरवाइज आप कहीं पर भी मंदिर में जाते हो या किसी जगह के ऊपर हवन हुआ है तो उसकी जो राख है आप उसको ले लीजिए। वो बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत पावरफुल, यानी कि अमेजिंग उसका वंडरफुल रिजल्ट हमको मिलता है। तो वो हमको यूज करना है। सुमित भाई कुछ कहना चाहते हैं? सुमित भाई को अनम्यूट किया है, ज्वाइन हो गए सुमित भाई। जी जी। सो अल्टीमेटली आप जो बता रहे हो चिंतन भैया, उसमें एक ही पॉइंट है कि केमिकल्स के नाम भी हम लोग कई बार बीच में लेते हैं और लोगों को ये लगता है कि ये केमिकल बेस्ड फार्मिंग है या वो कंफ्यूजन है। बट नेचुरल केमिकल्स या नेचुरल कंपोनेंट्स को एक मेजर करने का तरीका भी है केमिकल। तो हम जब प्राकृतिक खेती और ये सब नेचुरल चीजों की बात करते हैं और बीच में केमिकल के नाम आते हैं तो लोगों को कोई ज्यादा उसमें कॉन्शियस नहीं होने की जरूरत है, क्योंकि हमें भी कई जगह पे अभी जो करंट साइंस चल रही है उसके साथ कनेक्ट होने के लिए, राइट वर्ड्स का यूज करने के लिए हमें वो बेस्ट पिच मिलता है हमारी तरफ से। सो वर्मी कंपोस्ट वगैरह में भी क्यों इतने बेनिफिट होते हैं, जब हम ये टेस्ट करवाते हैं तो हमारे पास आज की तारीख में जो टेस्ट करने के लिए इक्विपमेंट्स या मेथोडोलॉजी या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, हम उन्हीं का बेस्ट उपयोग करके एंड वी फाइनली प्रोड्यूस द रिपोर्ट्स और कंपैरेटिव स्टडी। सो ये सब चीजें हैं जो कि मैं इन एज एन एडिशनल चीज लोगों को बताना चाहूंगा कि हम किसी भी चीज का प्रॉपर एक स्टडी करते हैं। हमारी ग्रीन कमांडोज की टीम है, हमारी ग्रीन कमांडोज की टीम, आई थिंक गौतम भाई भी कनेक्टेड ही हैं इस अपने सेशन में। गौतम भाई नहीं है शायद। गौतम भाई एक्चुअली समझ नहीं आ रहा, कोई और नाम से आ रहे हैं कि बिकॉज गैलेक्सी दुख दिख रहे हैं, गौतम भाई नहीं दिख रहे मुझे। वो 100 यूजर पार्टिसिपेंट की लिमिट्स हो गई है काफी जगह पे, इसलिए मैं भी बीच में ड्रॉप आउट होके वापस ज्वाइन नहीं हो पाया था। Anyway, अरे चिंतन भाई ऐसा कुछ होता आप मुझे बोलना ना, नेक्स्ट टाइम मैं अपने अकाउंट से ही अपने करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, बिकॉज अपने पास 300 ऊपर लोग जा सकते हैं और आप चाहो तो फेसबुक लाइव चली थी, पर ये फेसबुक लाइव भी नहीं जा सकते इस वाले अकाउंट में, वरना और लोग फेसबुक पे ज्वाइन हो जा सकते थे। ओके श्योर। सो ऑपरेशनल पॉइंट्स को अभी साइड में रखें और अभी सो मैं ये बता रहा था कि नेचुरल इज मोस्टली प्रमोटेड, नॉट इवन ऑर्गेनिक फ्रॉम आवर साइड, क्योंकि ऑर्गेनिक इटसेल्फ प्रिस्क्राइब समथिंग टू ग्रो, समथिंग टू grow in your crop in a particular manner, and then they have a range, like your particular grain can have a protein in the range of certain limit, or maybe some microorganisms, some micronutrients in a certain limits. So we even don't go by that standard, because that standard is good, but ultimately it kills the hyper localization, जिसको हम देसी बीज कहते हैं। आज देसी टमाटर की परिभाषा क्या है, तो सबने अपनी अपनी परिभाषा बना रखी है। कोई कहेगा कि देसी टमाटर छोटे होते हैं, कोई कहेगा देसी टमाटर गोल होते हैं, कोई कहेगा देसी टमाटर बड़े होते हैं। एंड लेट मी टेल यू, एवरीबडी इज राइट, क्योंकि देसी टमाटर जो भावनगर के होते हैं वो गोल होते हैं, देसी टमाटर जो हमारे साउथ गुजरात में होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं,
देसी टमाटर एकदम छोटे जो होते हैं वो हमारे ये गोंडल के आसपास राजकोट के होते हैं। तो आप समझो, बिकॉज यू नो सीड वेराइटीज आर देयर, बायोडाइवर्सिटी इज ट्रिमेंडस इन दिस नेचर, बट वी हैव क्रिएटेड वन एक इमेज इन आवर माइंड एंड वी फॉरगॉट कि अहमदाबाद में देसी टमाटर वो बड़े वाले नहीं है, गोल वाले जो मैं गोंडल में खाता था। सो ये एजुकेशन लोगों के लिए बहुत जरूरी है when they are thinking to shift their self for the natural living। नेचुरल लिविंग के साथ में पहली चीज लोगों को क्लिक होनी चाहिए वो है हाइपर लोकलाइजेशन, वोकल फॉर लोकल। जो मुझे यहाँ पे प्रोड्यूस होके यहाँ पे टेस्ट हुआ है, यहाँ के लोगों की जो पुरानी परंपरा के अकॉर्डिंगली चल रहा है वो ठीक है। हम यहाँ बैठ के कश्मीर के केसर की बात करें, खाने की बात करें, नहीं, वो गर्म हम पड़ेगा हमारे लिए। लेकिन वही केसर अगर गुजरात में उग जाता है तो उसका एरोमा केसर जैसा होगा, वेरी नियर, लेकिन वो उसकी गर्म तासीर नहीं होगी क्योंकि वो गुजरात के क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली हुआ है। करेक्ट, ठीक है। सो मैं एक सेकंड पॉइंट यहाँ पे सेंसिटाइज करते हुए पहुंचा कि लोगों को हाइपर लोकलाइजेशन और फूड स्टैंडर्ड में क्या अच्छा क्या बुरा, इसके जजमेंटल कॉल में जाना ही नहीं चाहिए। नहीं तो दे आर अगेन स्टिकिंग टू वन पर्टिकुलर ब्रीड and they are enjoying the mist of biodiversity, taste varieties which are available। yeah, correct। हाँ, अगर साधु संत बनना है तो टेस्ट वैरायटी का मतलब नहीं होता है रोज सुबह शाम खिचड़ी खाओ, बट वी आर हियर टू मेक फन आउट ऑफ अवर लाइफ। लाइक इवन हमारे गुरुजी भी यही कहते हैं कि लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। उमेश जी, खिचड़ी में कितना टेस्ट है आपको पता नहीं है, कितनी वैरायटी की खिचड़ी बन सकती है। जी दीदी, नो ऑफेंस प्लीज। ना, उसमें ऐसा है सुमित भाई कि हम लोग तो सही मायने में ऋषि मुनियों की तरह खाना ही नहीं खाते हैं, यू नो दैट, बिकॉज ऋषि मुनि जिस प्रकार का जो उनका जो फूड रहता था ना, हमारा फूड तो एकदम से फालतू हो गया है, क्योंकि वो लोग अपने हिसाब से, मैं अभी मुझे एक बातचीत भी याद आई। देखो, ऋषि मुनि की बात करते हो तो वो अलग अलग एरिया के अंदर जब रहते थे, अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से उनका एनवायरनमेंट अलग होता था, उनकी सॉइल की कंडीशन अलग होती थी। तो वो लोग क्या करते थे कि जहां पर उसका आश्रम का बसेरा होता था वहां पर वो लोग मेडिसिनल प्लांट ग्रो करते थे। अभी जैसे कि हमारी गवर्नमेंट वो जो कर रही है अभी, सृष्टि रमेश भाई जो है हमारे, तो रमेश भाई और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात दोनों साथ में मिलकर मेडिसिनल औषधीय बागों का वो पूरा प्लांटेशन का एक मुहिम उन लोगों ने उठाया हुआ है। लेकिन पहले तो ऋषि मुनियों का यही होता था कि आसपास के विस्तार में उस प्रकार के प्लांटेशन करे। अभी जब एक ऋषि दूसरे ऋषि को मिलने के लिए जाते थे तो वो लोग गिफ्ट के अंदर एक दूसरे को प्लांट्स देते थे, और फिर वो प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स दूसरी जगह के ऊपर ले जाकर उनको अनपैक करना था। तो पैकिंग करने के समय के ऊपर क्या करते थे, उसको रूट्स को, उसके रूट खराब ना हो जाए उसके लिए उसके ऊपर तांबे के, कॉपर के वायर लगाकर उसको फिटिंग करके उसको अच्छी तरह से उसको देते थे, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जाने के बीच में वो मर न जाए वो प्लांट, और दूसरी जगह के ऊपर उसको ट्रांसप्लांट करके वो अच्छी तरह से उगा सके ऐसे। और उसी टेक्निक को हम लोग फॉरेन की टेक्निक समझकर बॉन्साई टेक्निक बनाने लगे। तो दैट इज अवर ओरिजिनल, अवर एंशिएंट सिस्टम ऑफ बॉन्साई। तो बॉन्साई यानी कि वृक्ष को एक प्रकार का तरीका है कि उसको हम लोग एक दबा देते हैं। तो नाउ कमिंग टू अवर बैक टू अवर ओरिजिनल पॉइंट कि सॉइल मिक्सिंग हम लोग जो कर रहे थे उसके अंदर हम लोगों ने बोला कि 50% जितना आपने मिट्टी लिया, 40% जितना हाई क्वालिटी वेरी रिच कार्बन युक्त आपने कंपोस्ट उसके अंदर डाला, और वो दोनों का मिश्रण हो सके तो हाथ से करिए। हाथ से करना जरूरी है क्योंकि मिट्टी के अंदर जिस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं वो आपका डिप्रेशन भी कम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मिट्टी के अंदर हाथ डालना शुरू करें। हम लोग केवल माली को बोलेंगे कि ये कर वो कर। आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। बस वो बीच में एक दो बार बात कर रहे थे। मैंने एक नया रोटरी क्लब स्टार्ट किया है जो फोकस करेगा। गीतिका जी आपका अनम्यूट कर लीजिए गीतिका जी। और तो थोड़ा सा था भी, बिकॉज मैं भूपेंद्र सिंह जी से भी मिली थी। हाँ, ओके, एनीवे, सो ये जो 40 और 50% का मिक्सिंग करके हाथ से उसको मिक्स किया अच्छी तरह से, तो उस समय के ऊपर आपको देखना है कि उसके अंदर कोई कंकड़ या पत्थर या ऐसे कोई हार्ड मटेरियल उसके अंदर नहीं होने चाहिए। वो मटेरियल को आपने निकाल दिया उसके अंदर से, और फिर उसके बाद में आप उसके अंदर क्या क्या ऐड कर सकते हो। तो उसके अंदर नंबर 1 कोकोपीट को ऐड नहीं करना है, इतना याद रखिएगा। ज्यादातर लोग मेरे पास में आकर बोलते कि चिंतन भाई कोकोपीट आपो ने कोकोपीट જોઈએ છે।
મેં પછી હું સામેથી પૂછ્યું કે ભઈ મારે વેચવા માટે નથી, પણ તમારે કેમ ખોટી રીતે યુઝ કરવું છે? Why you are using it कोकोपीट? तो कोकोपीट का कब कहाँ यूज करना है वो उसकी बात करते हैं। तो उसके अंदर क्या क्या मिक्स करेंगे, तो वो सॉइल को रीच करने के लिए अग्निहोत्र होमा का भस्म उसके अंदर डाला, 2-3% जितना भस्म आपने उसके अंदर डाला, और फिर उसको भी मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। फिर एप्सम सॉल्ट है, तो एप्सम सॉल्ट का रॉ फॉर्मेट में मिलता है व्हाइट, वो हमारे पास में भी बहुत सारी मात्रा में उपलब्ध है। तो एप्सम सॉल्ट उसके अंदर डालिए, वो MgSO4 उसका है, मैग्नीशियम सल्फेट है। तो नाम उसका, जैसे कि अभी सुमित भाई ने बताया कि वो केमिकल के नाम से ऐसा नहीं है, लेकिन वो नेचुरल तरीके से, नेचुरली रिसोर्सेज से लिया गया वो केमिकल है। वो सॉल्ट की तरह ही दिखता है, नमक की तरह वो दिखता है। उसको 2-3 चम्मच प्रति गमला, एक गमले के अंदर 2-3 चम्मच इस काफी, तो वो उसके अंदर अच्छी तरह से मिला दीजिए। फिर आप उसके अंदर मिला सकते हो, आपकी सॉइल अच्छी है तो ठीक है, अदरवाइज आपको एक स्टैंडर्ड तरीके से बनाना है अच्छी तरह से, तो परलाइट को ऐड करिए। परलाइट क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि परलाइट क्या होता है। तो परलाइट जब वॉल्केनो जब होता है, जो ज्वालामुखी निकलता है, तो उस समय के दौरान जो मॉइस्चर भी जो होता है, उसके छोटे छोटे बबल बन जाते हैं। इतनी मात्रा में वो मॉइस्ट गर्म होता है, वाटर कंपोनेंट्स, और वो उसका शेप बन जाता है छोटे छोटे आकार में, और वो शेप कभी भी वो खत्म नहीं होता है, वो उसी प्रकार का शेप रहेगा, और वो वजन में बहुत हल्का होता है। तो अभी लोग परलाइट बनाने की उसकी फैक्ट्री भी होती है जिसके अंदर वो परलाइट बनाते हैं। वो बहुत सूक्ष्म मात्रा में छोटे छोटे दाने की तरह होते हैं, व्हाइट बबल्स होते हैं। उसको पॉपकॉर्न भी बोलते हैं, वॉल्केनो पॉपकॉर्न भी बोल सकते हैं आप। तो उसको मिट्टी के अंदर आपने मिलाया, यानी कि कितना लिया, तो 2-3 मुट्ठी भर आपने उसको लिया। सो ये सारा मिलाने के बाद में वो मिलाना क्यों है, क्योंकि उससे अंदर एरेशन रहेगा, क्योंकि वो अपना स्ट्रक्चर को कभी छोड़ता नहीं है। अब मिट्टी और कंपोस्ट जो होता है वो अपना स्ट्रक्चर बनाता है और स्ट्रक्चर को तोड़ भी देता है। यानी कि कभी मिट्टी एकदम से पानी डालोगे तो वो घुल मिल जाएगी, पानी नहीं होगा तो वो उसके कंपोनेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन परलाइट का ऐसा नहीं होता है, परलाइट को पानी डालो या ना डालो, वो अपने आप अपना एक लेवल बनाकर रखता है। तो परलाइट थोड़ा सा पानी के लिए भी अच्छा, परलाइट इज नॉट अ फर्टिलाइजर, परलाइट के अंदर किसी भी प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिशंस नहीं है। तो परलाइट हम केवल एक ड्रेनेज सिस्टम के लिए, और जितना परलाइट अच्छी मात्रा में इसके अंदर मिट्टी के अंदर मिलाया है, तो मिट्टी और खाद और दोनों के बीच में वो जगह रहेगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में गमलों के अंदर जा सकता है। और फिर आप उसके अंदर थोड़ा सा 3-4 चम्मच जितना आप रॉक फॉस्फेट डाल सकते हो। रॉक फॉस्फेट भी एक प्रकार का फॉस्फोरस है, फॉस्फेट है, जो पहाड़ी और पहाड़ के पत्थरों से लिया गया हुआ है। उसके अंदर अच्छी सी मात्रा में फॉस्फेट होता है जो प्लांट्स को जरूरत है। हमने कोर्स ये अभी स्टार्ट किया, उसके इनिशियली आपको एक स्क्रीन दिखाया था जिसके अंदर रॉक फॉस्फेट का हमने आपको बताया था कि प्लांट्स को उसकी आवश्यकता रहती है। तो हमको केमिकल डालने की जरूरत नहीं है, रॉक फॉस्फेट उसके अंदर ऐड कर दिया। फिर यू कैन हैव अ पोटेशियम, आपको मिट्टी के अंदर होता ही है, ज्यादातर नहीं डालने की जरूरत होती है, लेकिन फिर भी इफ यू वांट टू ऐड देन यू कैन हैव अ बनाना पील पाउडर। तो बनाना पील पाउडर क्या होता है, जब हमारे केले का छिलका जब सूख जाता है तो उसका जो पाउडर होता है वो आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं। वो हार्मफुल नहीं होता है, वो बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम देता है। तो वो आप उसके अंदर उसको डाल दिया। और एप्सम सॉल्ट, रॉक फॉस्फेट, फिर ये बनाना पील पाउडर, एंड यू कैन हैव अ कार्बन पाउडर। कार्बन पाउडर क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द चारकोल पाउडर एंड एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर। चारकोल पाउडर यानी कि कोयले का जो पाउडर का फॉर्म होता है वो नहीं, वो काले कलर का होगा और मिट्टी काली हो जाएगी, चलो यूज में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। चारकोल को एक्टिवेट किया जाता है और उसको एक्टिवेटेड चारकोल बोलते हैं। आप यू कैन गूगल इट टुडे, अदरवाइज वो कार्बन पाउडर भी एक होता है। तो उसको आप अच्छी खासी मात्रा के अंदर आप लेके 3-4 चम्मच ले लीजिए, या आप उसको एक टी चाय का जो कप होता है उतना भरकर आप उसके अंदर डाल दिया, और ये सारी चीजों को अच्छी तरह से आप मिश्रित करिए उसको, और फिर वो गमले के अंदर भर दीजिए। तो गमले के सबसे नीचे आपने क्या रखा, गन्ने के सूखे हुए टुकड़े, શેરડીના સાઠા, થોડું કોકોપીટ એમાં નાખ્યું, અને जो छेद होता है उसके ऊपर आपने क्या किया, उल्टा करके आपने एक दिए का कुड़िया रख दिया ताकि वो प्रॉपर तरीके से हो गया। फिर
और गमला भी ज्यादातर मैं सजेस्ट करूंगा कि मिट्टी के गमले के अलावा मत यूज करिए। मिट्टी का गमला लीजिए। आपके पास ऑर्नामेंटल प्लांट्स आपको उगाने हैं तो आप प्लास्टिक कंटेनर यूज कर सकते हो। टमाटर के लिए प्लास्टिक कंटेनर यूज करो, या आपको ग्रोइंग बैग आपको मिलता है तो ग्रोइंग बैग के अंदर आप सब्जियां वगैरह उगाओ। लेकिन जब आप गमले का सिलेक्शन करते हो तो सीमेंट के गमले मत यूज करो, क्योंकि सीमेंट जो होता है वो गर्मी की सीजन में गर्म होता है और वो गर्मी देगा, और ज्यादा गर्मी जो हीट मिलेगी मिट्टी को तो जो रूटलेसिस होते हैं, जो प्लांट्स के जो तंतुमूल जिसको बोलते हैं, वो जल जाते हैं। इसीलिए सीमेंट के गमले यूज नहीं करने चाहिए आपको, मिट्टी के गमले। अदरवाइज ग्रोइंग बैग का जो प्लास्टिक का जो थिन मटेरियल आता है आप उसको थिक मटेरियल वाला उसको यूज करिए। तो ये यूज करके आपने मिट्टी को उसके अंदर डाल दिया, तैयार कर दिया गमला। फिर ऊपर के लेयर में मिट्टी का पूरा तैयार हो जाने के बाद में आप उसके ऊपर थोड़ा सा कोकोपीट डाल सकते हैं। तो ऊपर का लेयर थोड़ा सा कोकोपीट का हो गया और नीचे का लेयर थोड़ा सा कोकोपीट का हो गया। तो और उसके बाद में फिर आप उसके अंदर प्लांटेशन कर सकते हैं। तो ये हो गई एक नॉर्मल बात कि जिसके ऊपर गमला हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ अभी ट्रांसप्लांट करना है आपको। आप छोटे छोटे धरू लेकर आते हो और उसको एक गमले में से दूसरे गमले में लगाना है, तो ये सारी चीजें आप उसके अंदर वो डालिए। तो कैसे उसको करना है? तो ट्रांसप्लांट करने के लिए सबसे पहले आपको ये समय सिलेक्ट करना है कि इवनिंग में आप ट्रांसप्लांट करिए या अर्ली इन द मॉर्निंग करिए, 6 बजे से पहले। क्योंकि कोई भी प्लांट्स एक लिविंग क्रिएचर है, उसको एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर आप जब ट्रांसफर करते हो तो क्या होता है कि उसको शॉक लगता है। जब उसको शॉक लगेगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कुछ लोग सुबह में 10 बजे या 11 बजे ट्रांसप्लांट करेंगे, फिर उसको धूप मिलेगी तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो द मेन थिंग इज दैट कि आप इवनिंग के दौरान आप प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करिए। और जब आप नर्सरी से कोई भी प्लांट सिलेक्ट कर लेकर आते हो तो नर्सरी से प्लांट सिलेक्ट करने के भी कुछ तरीके होते हैं। ज्यादातर हम लोग गलतियां ये करते हैं कि प्लांट्स की साइज बड़ी होती है तो वो सिलेक्ट करके ले लेते हैं। तो बड़ा प्लांट्स आप लाइए, जरूर लाइए, लेकिन बड़ा प्लांट्स है तो आप देखिए कि उसके जो रूट्स होते हैं वो अच्छी तरह से फैलने के लिए क्या उसके गमले की साइज भी बड़ी है कि नहीं। जब उसका जो ग्रोइंग बैग है नर्सरी के अंदर वो छोटी है और प्लांट्स बड़ा है तो क्या होगा, प्लांट्स की जो रूट्स होते हैं, जो स्टैंडिंग रूट होता है वो गोल गोल घूम जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि ग्रोइंग बैग को तोड़कर भी वो रूट्स बाहर निकल जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो प्लांट्स हमारे घर पर आकर सेटल नहीं होता है अच्छी तरह से। इसीलिए प्लांट्स मीडियम साइज का सिलेक्ट करिए और वही प्लांट्स हम लोग घर पर लेकर आते हैं। जब प्लांट्स आप घर पर लेकर आते हो तो उसको सरफेस जब रखते हो तो नीचे टाइल्स नहीं होने चाहिए। आप अपनी क्यारी के अंदर रखो या किसी गमले के अंदर रखो, नीचे मिट्टी होनी चाहिए और थोड़ा सा धूप और थोड़ी सी छांव में ऐसे रखो। सीधा डायरेक्टली अंदर सनलाइट के अंदर मत रखो और लाने के तुरंत बाद उसको इमीडिएटली ट्रांसप्लांट मत करो। उसको 2-3 दिन के लिए अपना एनवायरनमेंट और अपने वहां पर उसको सेटल होने दो, क्योंकि उसको भी शॉक लगता है। और फिर उसके बाद में आप उसको ट्रांसप्लांट करिए। जब आप ट्रांसप्लांट करते हो तो इस प्रकार का गमला और मिट्टी आपकी तैयार है। कभी कभी एक गलती हम ये कर देते हैं कि कोई भी पुराने गमले के अंदर कोई प्लांट्स खराब हो गया है या कोई भी प्लांट्स नहीं उगा है, उसके अंदर हम खुदाई करके नया प्लांट्स लगा देते हैं। तो वो भी सेटल नहीं होगा। तो हमको ये करना है कि हर एक मिट्टी के अंदर, मैंने एक बार आपको ये मिट्टी का तरीका बता दिया, तो उसी हिसाब से आपको वो यानी कि गमले की मिट्टी को तैयार करके उसी के अंदर ही प्लांट्स लगाना है। तो मिट्टी पोरस और अच्छी तरह से फलद्रुप मिट्टी होगी, फर्टिलाइज्ड सॉइल होगी, तो वो प्लांट्स इमीडिएटली ट्रांसप्लांट अच्छी तरह से कर पाओगे। जब आप ट्रांसप्लांट करने के लिए आप देखते हो कि आपकी ग्रोइंग बैग की साइज सपोज इतनी है तो इतना गड्ढा पहले से करके रखिए, चाहे वो क्यारी के अंदर कर रहे हो चाहे वो गमले के अंदर कर रहे हो। और प्लांट्स की साइज के हिसाब से आपको गमला सिलेक्ट करना है, तो उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। तो ये जब ट्रांसप्लांट करते हो तो आपको दूसरा मेन चीज का ये ध्यान रखना है कि ग्रोइंग बैग को आपको कट करके आपको पहले उसको निकाल देना है। निकालने के बाद में जो उसकी मिट्टी है उसको हाथ से दबाकर उसको थोड़ा सा उसकी जो चिकनी मिट्टी होती है उसको निकाल देना है। अभी एक यहाँ पर एक जो इल्यूजन है लोगों के मन के भीतर वो ये है कि हमारी मिट्टी जो नर्सरी के प्लांट्स की मिट्टी होती है ऐसी क्यों नहीं होती है।
लेकिन हमको नर्सरी के प्लांट्स वाली मिट्टी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए और नर्सरी वाले किस प्रकार की मिट्टी को तैयार करते हैं? याद रखिएगा, नर्सरी वाले को प्लांट्स को बड़ा नहीं करना है, प्लांट्स को बेचना है। क्या करना है उनको? प्लांट्स को बेचना है। हम लोगों को क्या करना है? प्लांट्स को ग्रो करना है। तो प्लांट्स की जब मिट्टी के अंदर थोड़े से रोडे और गोराड़ू मिट्टी जो होती है, चिकनी मिट्टी होती है, इस प्रकार से वो मिट्टी उसके प्लांट्स के रूट्स के अंदर डाल देने की वजह से क्या होता है, वो प्लांट्स मरता नहीं है लेकिन उसका ग्रोथ भी नहीं होता है। इसलिए नर्सरी के अंदर 2-3 महीने के लिए, 4-5 महीने के लिए प्लांट्स वैसा का वैसा ही आपको दिखता है। उसको हर एक 2-3 दिन के अंदर पानी दे देते हैं ताकि वो जो गोराड़ू मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, उसकी वजह से वो पानी उसके अंदर रहता है। और थोड़ा सा वो लोग कोकोपीट भी उसके अंदर डाल देते हैं यानी कि मॉइस्चर बना रहे। लेकिन ये सारी चीजें एज इट इज हम लोग हमारे गमले के अंदर नहीं डाल सकते, क्योंकि हम लोगों को प्लांट्स को ग्रो करना है। इसीलिए हम लोगों को उसकी जो रूट्स जो चिपके हुए हैं उसकी मिट्टी के साथ में, उसको दोनों हाथों से लेकर ऐसे ऐसे करके उसको थोड़ा सा फ्री करना है। और वो प्रॉपरली वो करने के बाद में उसको जो भी गड्ढा किया है उसके अंदर उसको लगा देना है। लगाने से पहले आपको हर एक रूट्स को सडन ना हो जाए, हर एक रूट सड़ ना जाए, खराब ना हो जाए उसके लिए, और उसका ग्रोथ अच्छी तरह से है वो, इसीलिए उसके अंदर रॉक फॉस्फेट डाला जाता है। तो रॉक फॉस्फेट भी हमारे पास में अवेलेबल है भरपूर मात्रा में। तो उसका 3-4 चम्मच आप उसके अंदर डाल दीजिए। 3-4 चम्मच रॉक फॉस्फेट आपने रॉक फॉस्फेट डाल दिया। उसके बाद में प्लांट्स को आपने लगा दिया और फिर थोड़ी सी अग्निहोत्र होमा की भस्म भी आपने वहां पर छिड़काव कर दिया और फिर आप प्लांट्स को उसके ऊपर रख दीजिए। फिर याद रखना कि उसको प्रेशर करके जोर जोर से दबाना नहीं है, उसको थोड़ा सा सेटल करना है और फिर वो प्लांट्स को उसके बाद में पानी डालना है। पानी डले हुए गीला जो गमला है उसके अंदर आपको प्लांट्स को नहीं लगाना है। आपकी मिट्टी के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर जैसा होना चाहिए। अच्छा, हम चेक कैसे करें कि मॉइस्चर है कि नहीं है? तो मिट्टी को लेकर हाथ में एक लड्डू बनाने का प्रयत्न कीजिए। जब अच्छी तरह से लड्डू बन जाता है और आपका हाथ खराब नहीं होता है और पानी उसके अंदर ज्यादा नहीं जाता है, तो आप उसका मतलब यह है कि आपकी मिट्टी के अंदर वो पोरोसिटी भी है और मॉइस्चर भी है। लेकिन जब आप लड्डू नहीं बना सकते हो और मिट्टी एकदम से बिल्कुल ड्राई है, तो उसका मतलब कि उसके अंदर से यानी कि पानी की कमी है, तो आपको थोड़ा सा मॉइस्चर उसके अंदर डालना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, गिव मी 1 मिनट प्लीज। या तो ये अभी किसी को कोई अब तक की प्रोसेस की दौरान किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, या गीतिका जी ने कुछ देखा है तो? चिंतन जी, 2-3 सवाल है कि भाई जब वो कंपोस्ट की ट्रीटमेंट का रिपीट टू गेट मैच्योर कंपोस्ट थोड़ा सा पूछ रहे हैं। ओके। कि भाई एक बार आपने जब बोला था उसके लिए मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया बीच में, क्योंकि वो रिपीट मांग रहे हैं कि मैच्योर कंपोस्ट कैसे मिल सकता है। और 10% सॉइल मिक्सचर में क्या क्या डाल सकते हैं वो ट्रैक प्लीज पूरा कीजिए। छाणिया खातर कहाँ से मिलेगा? लाइव FB अभी अवेलेबल नहीं है भावना जी, बट नेक्स्ट टाइम जरूर करेंगे। पर मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया है अपने कंप्यूटर पे, तो यूट्यूब पे शेयर करके लिंक में चिंतन जी के साथ शेयर कर लूंगी और सबके साथ शेयर कर लूंगी। ओके, थैंक यू। रॉक फॉस्फेट कितना डालना है, कितना परलाइट डालना है? कैन वी पुट अ स्मॉल क्ले पॉट इन अ बिगर सीमेंट पॉट फॉर क्लीनली पर्पस? डू वी गेट सॉइल टेस्टेड बिफोर एडिंग इप्सम और रॉक फॉस्फेट? ये सब सवाल है। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सवाल है कि कंपोस्ट का प्रिपरेशन जो होता है वो ज्यादातर हम लोग आप लोगों में से कुछ लोग अपने घर पे कंपोस्ट बनाते होंगे। मैं नहीं बनाता हूँ। मेरे घर पे जहां पर जगह है वहां पर मैंने प्लांट्स उगा दिए हैं, तो कंपोस्ट की कोई जगह नहीं है। लेकिन कंपोस्ट को जब आप घर पर बनाते हो तो कंपोस्ट मैच्योर हुआ है कि नहीं मैच्योर हुआ है, नंबर 1। कंपोस्ट के अंदर बास आती है तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन करें? कंपोस्ट इमैच्योर है तो फिर उसको कैसे हम लोग मैच्योरिटी के स्टेज तक लेकर आए, और कंपोस्ट जो फाइनल हो चुका है उसकी जानकारी हमको कैसे मिले, उसके लिए मैंने डूज एंड डोंट्स फॉर कंपोस्ट करके मैंने पूरा मेरा एक कंपाइलेशन है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा।
लेकिन जो कंपोस्ट यूज करते हैं और जो रेकमेंड करते हैं आपको, उसके बारे में मैं आपको जरूर से बताऊंगा कि वो कंपोस्ट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल 3-4 महीने की प्रोसेस के दौरान क्या क्या चीजें उसके अंदर सड़ाई जाती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें का कंपोस्ट करा जाता है। उसके अंदर एक तो होता है कि गन्ने के छिलके यानी कि सेरडीना साठा उसके अंदर होता है, तो वो उसको ले लिया। फिर दिवेलिया का खौड़ होता है, सरसों की भी कुछ मात्रा में खली होती है, क्योंकि सरसों डायरेक्टली प्लांट्स के अंदर सरसों की खली डाल देने से भी गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है। और नीम के यानी कि जो लिम्बोड़ी का खौल बोलते हैं वो उसके अंदर होता है। और देसी गाय के गोबर का खाद जो कंपोस्ट होकर तैयार हुआ है, ये सारी चीजों को सड़ाया जाता है। अभी उसको जब सड़ाने के लिए उसकी पूरी लीर के अंदर उसके पूरे जो 200, 300 और 1000 लीटर की कैपेसिटी वाले जो कंटेनर होते हैं बड़े बड़े, उसके अंदर उसको रखा जाता है। और वो मशीन से ही अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो वो मिक्सिंग प्रॉपरली होता है उसके अंदर। फिर उसकी लीड को बंद कर दिया जाता है, यानी कि उसको ढक्कन उसका पूरा एयरटाइट बंद कर दिया जाता है। तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर से जो गैस की प्रक्रिया बनती है और जो गर्मी पैदा होती है, वो गर्मी की वजह से उसका जो हीट उसको मिलेगा, उसकी वजह से उसके अंदर जो फंगस और जो कीड़े जो होते हैं, जो हार्मफुल होते हैं प्लांट्स के लिए, वो सारी चीजें ये उसके अंदर से मर जाती है गर्मी की वजह से और खाना खाती है। मकई खाई या कुछ भी खाया गाय ने, तो उसके भी कुछ सीड वो होते हैं गोबर के अंदर, और वो जब हम हमारे प्लांट्स के अंदर डालते हैं वो खातर, तो कभी कभी वो दूसरा वीड सूख जाता है। तो ये जब कंपोस्ट जब गर्म होता है तो ये सारे वीड भी जल जाते हैं। तो उसी प्रकार का कंपोस्ट आप गौतम भाई अभी शायद नहीं है एनीवे, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ गौतम भाई मैं आपको बता देता हूँ कि गौतम भाई हमारे ग्रीन कमांडो के फार्मर है, और उनके थ्रू हम लोगों ने ये पूरा तैयार करवाया हुआ है कंपोस्ट। और वो कंपोस्ट पूरे डार्क ब्लैक कलर का होता है, और ये डार्क ब्लैक कलर का कंपोस्ट की मात्रा में आपको गमले के अंदर उसको यूज करना है। दूसरा सवाल कृतिका जी ने ये पूछा था कि 10% के अंदर क्या क्या डालना है, तो मैंने ये बताया कि उसको एक गमले का आपने लिया, सपोज 12 से 15 इंच का गमला है, तो उसके अंदर आप 4 से 5 चम्मच जितना रॉक फॉस्फेट डाल सकते हो। आप उसके अंदर 2 से 3 चम्मच जितना एप्सम सॉल्ट उसके अंदर ऐड कर सकते हो। आप उसके अंदर 1 कप जितना आप बनाना पील पाउडर उसके अंदर ऐड कर सकते हो। आप 1 कप टी कप जितना यानी कि उसके अंदर कार्बन एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर भी ऐड कर सकते हो। और आप 2-3 कप जितना यानी कि 1 टम्बलर भरकर आप उसके अंदर अग्निहोत्र होमा की मिट्टी को आप डाल सकते हो। जब आपने इस प्रकार की प्रक्रिया करके आपने गमले को तैयार किया है, पूरे मिश्रण को तैयार किया है, तो मैं इतना तो मेरा एक अनुभव है पिछले कई सालों से कि उसके बाद में पूरे साल भर आपको खाली हार्डली 6 महीने के बाद में ही खाली आपको थोड़ा सा कंपोस्ट ऊपर से सॉइल को रैक करते हुए खुदाई करते हुए डालना पड़ेगा। बाकी आपको वो कुछ प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक मैं दूसरा भी एक पॉइंट इसके साथ में कवर करना चाहूंगा कि हम कंपोस्ट को जब हमारे तैयार गमलों के अंदर डालते हैं और हमारी क्यारी और मिट्टी के अंदर डालते हैं, तो ज्यादातर हम लोग गलती क्या करते हैं कि अच्छा, किसी ने सवाल पूछा है कि कांटेक्ट फॉर गौतम भाई फॉर कंपोस्ट। नहीं, मेरा कांटेक्ट कर सकते हो, आपको कंपोस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ये बनाना पील पाउडर है, कंपोस्ट है, ये रॉक फॉस्फेट है, एप्सम सॉल्ट है, ये एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर है, परलाइट है, कोकोपीट है और खेत की मिट्टी है। ये सारी चीजें हम लोग हमारी ग्रीन कमांडो की टीम के द्वारा तैयार करवा कर, क्योंकि कुछ ग्रीन कमांडो कोकोपीट तैयार करते हैं, कुछ ग्रीन कमांडो कंपोस्ट तैयार करते हैं, कुछ मेरा जो फार्मर है वो पंचगव्य तैयार करता है। तो ये सारी चीजें हम लोग तैयार करके हमारे यहाँ पर कलेक्ट करवा कर रखते हैं, गैदर करते हैं। और मेरे जितने भी, क्योंकि अब तक मेरे ख्याल से 300 से 400 जितने मेरे अहमदाबाद के होम गार्डनिंग के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को मैं ये प्रोवाइड करता हूँ। तो अलग अलग वो लोग मेरे घर से कलेक्ट करके भी लेकर जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, उसका अभी अवेलेबिलिटी का कोई टेंशन मत करिए। लेकिन अभी ये जो कंपोस्ट आपके रेडीमेड प्लांट्स के अंदर डालना है, तैयार प्लांट्स के अंदर और क्यारी के अंदर, तो कैसे डालना है, तो ये मेरे स्टूडेंट्स को पता है। आप लोगों को मैं बताता हूँ कि हाउ यू कैन डू इट। आप सबसे पहले एक डे डिसाइड करिए कि संडे के दिन मुझे कंपोस्ट डालना है।
तो आपको क्या करने पड़ेगा, फ्राइडे के दिन आपको पानी डाल देना है सुबह में, फ्राइडे के दिन सुबह में पानी डाल देना है, और फ्राइडे के दिन इवनिंग में या सैटरडे को अर्ली इन द मॉर्निंग में आपको खुदाई कर देनी है, आपको खुदाई कर देनी है। और फिर उसको सैटरडे को पूरे दिन पानी नहीं डालना है, आपको सैटरडे को पूरे दिन पानी नहीं डालना है, और उसके अंदर वो खुदाई करके उसको ओपन रखना है। कोई भी वीड्स वगैरह उग गया है ऐसा कुछ है तो आप उसको निकाल कर आप उसी के अंदर डालकर उसको मल्च कर दीजिए, और पूरे दिन उसको धूप में सूखने दीजिए। फिर संडे के दिन आप कंपोस्ट को अच्छी तरह से मिक्स करके उसके अंदर डालिए। अभी कंपोस्ट कितना लेना है, क्या लेना है, तो वो तो आप समझ सकते हो कि भी जब 40% जितना एक प्लांट्स को कंपोस्ट हम लोग देते हैं, तो जब आपके गमले की मिट्टी ज्यादा है तो थोड़ी सी मिट्टी आप उसको निकाल कर खुदाई करके निकाल दीजिए, और उसके अंदर थोड़ी सी जगह रखिए। और क्यारी के अंदर भी आप उस प्रकार से प्रोपोर्शन के अंदर आप उसको कंपोस्ट को अच्छी तरह से मिलाकर उसके अंदर डाल दीजिए। उसी समय के दौरान भी आप बनाना पील पाउडर, एक्टिवेटेड चारकोल, रॉक फॉस्फेट आप उसके अंदर डालिए। उस समय के दौरान आपको एप्सम सॉल्ट डालने की जरूरत नहीं है, एप्सम सॉल्ट का आप अलग तरीके से प्रयोग कर सकते हो। ये सारा अच्छी तरह से मिश्रण करके आप वो जो खुदाई की हुई जो मिट्टी है, गमले हो या क्यारी हो, उसके अंदर आप उसको मिक्स करके रहने दीजिए। फिर पानी मत डालिए। हम ज्यादातर क्या करते हैं, खाद डालने के तुरंत बाद में पानी डाल देते हैं, तो ये नुकसान होता है। और क्या नुकसान होता है कि तुरंत वो पूरा जो खाद है और जो भी हमने डाला है वो पूरा नीचे चला जाएगा पानी के साथ में, और नीचे जाने के बाद में वो अपने गैसेस के माध्यम के द्वारा अपने गैस छोड़ेगा, और वो गर्मी पूरी नीचे से ऊपर की तरफ आएगी। जब वो गर्मी ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा कि हमारे रूट्स सारे जल जाते हैं। कभी कभी आप लोगों में से किसी का अनुभव हुआ होगा कि खातर यानी कि कंपोस्ट डालने के बाद में प्लांट्स जल जाते हैं, तो उसका ये रीजन है। तो आप पानी मत डालिए, आपने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, फिर संडे के पूरे दिन तक आपने उसको धूप दिया और खातर भी दे दिया, सब कुछ मिक्स कर दिया। फिर मंडे को अर्ली इन द मॉर्निंग, सोमवार के दिन सुबह में आप उसको अच्छी तरह से पानी दे दीजिए, ताकि जो भी गैस है वो गैस पूरा बाहर निकल जाएगा, और जो भी उसको ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स को चाहिए, मिट्टी को चाहिए, वो उसके अंदर अच्छी तरह से घुल मिल जाएगी। तो ये आप उसके अंदर कर सकते हैं। बनाना पील पाउडर घर पर बना सकते हैं क्या? यस, बना सकते हैं। हम घर पर बनाना पील पाउडर अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो वो, लेकिन ये सब कुछ जो बना सके, अपने घर के ऊपर जगह है, बनाओ तो ठीक है। अदरवाइज ग्रीन कमांडो की टीम है या कोई भी हमारे फार्मर्स है जो अनुभव के आधार के ऊपर अच्छी तरह से उसको बनाते हैं, तो वो आप उसका जरूर से आप उसका सीधा प्रयोग भी कर सकते हो। दूसरा, मैं टाइम एंड अगेन मेरे लोगों को बताता हूँ, होम गार्डनिंग के स्टूडेंट्स वगैरह लोगों को, कि हम किसी भी चीज का व्यापार नहीं करते हैं, ये व्यवस्था है। बेसिकली बाय प्रोफेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। कुछ लोग नए होंगे, उनको पता नहीं होगा, लेकिन मेरी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में मेरी जॉब है। सुमित भाई भी हमारे साथ में जो है, उनका भी प्रोफेशन एक अलग है, लेकिन हम लोग सभी लोग गार्डन लवर्स हैं। हम लोगों को ऑर्गेनिक चीजें पसंद है, इसीलिए हम लोग ये सारी चीजें के जो अच्छे अच्छे सोर्सेस हमको कहाँ से मिलते हैं, वो सारे लोगों के पास में होलसेल के दामों में ये सारी चीजें ले लेते हैं। और ये सारी चीजें हम लोग हमारे पार्टिसिपेंट्स को और जिसको भी इंटरेस्ट है उनको कम दामों के अंदर अच्छी मात्रा वाली चीजें देते हैं, ताकि उन लोगों को एक मोरल अप हो। कभी कभी उन लोगों को अच्छी चीजें नहीं मिलने की वजह से भी वो प्लांटेशन की करते हैं और आधा अधूरा प्लांटेशन छोड़ देते हैं। तो हम लोग एक हैंड टू हैंड सपोर्ट करने के लिए सारी चीजें लोगों को प्रोवाइड करते हैं। बहुत बार लोगों को मैंने बोला है कि पंचगव्य मिल जाएगा, लेकिन बहुत बार हम लोग हमारे फार्म के अंदर यूज कर देते तो पंचगव्य भी नहीं मिल पाता है लोगों को। तो यदि हमको बेचना ही होता तो मेरे पास में स्टॉक अवेलेबल रहता, लेकिन मैक्सिमम आई एम ऑलवेज आउट ऑफ स्टॉक, ऐसा है। तो अभी रॉक फॉस्फेट भी कुछ मात्रा में पड़ा हुआ है, एप्सम सॉल्ट भी पड़ा हुआ है, बनाना पील पाउडर है, कोकोपीट नहीं था तो मैंने लिया हुआ है, मेरे पास अवेलेबल है। और कंपोस्ट हमको अभी कलेक्ट करके हमारे फार्म से मंगवाने क्या बाकी है, थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है। पंचगव्य इज अवेलेबल, लेकिन परलाइट नहीं है, तो परलाइट हमको कलेक्ट करके लेना है। उसके रेट भी हमारे पास अभी अवेलेबल है होलसेल के, लेकिन हम लोग अभी रिटेल रेट में कौन से रेट में आपको बताएंगे, तो वो हमारा जो गूगल फॉर्म है उसके ऊपर से आप ऑर्डर करके उसको ले सकते हो। ये सारी चीजें आप लोगों को हैंड टू हैंड मिल जाएगी। यदि आपको कहीं, क्योंकि कोकोपीट के अंदर भी मार्केट के अंदर इतना हाई दाम के अंदर मिलता है, तो हमारे जो मित्र है कि पूरे गुजरात के अंदर भी होलसेल के अंदर लोगों को देते हैं,
वो हमको वही दाम के अंदर, रिटेल में भी वही दाम के अंदर दे देते हैं। तो आप लोगों को सही में वो सारी चीजें यूज करनी है तो आपको वो कर सकते हो। अच्छा, नाउ लेट अस कम टू अनदर पॉइंट की एप्सम सॉल्ट को लिक्विड फॉर्मेट में कैसे यूज। हाँ जी, एक सवाल है, आई थिंक पार्श्वा का है कि कोकोपीट क्या है? कोकोपीट यानी कि जो नारियल के जो कुच्चे, नारियल का जो છોતરા જેને કહીએ ને, નારિયેલના છોતરા છે, નારિયેલની જો એમાંથી તૈયાર કરીને બનાયેલું એક આખું એક સ્ટ્રક્ચર છે कि જેની અંદર there is no nutrition at all. First of all, it is a growing media, यानी कि विदाउट मिट्टी के बगैर आपको उगाना है तो आप कोकोपीट के अंदर उगा सकते हो। कोकोपीट गौतम भाई આવી ગયા છે, चलो वांधो નથી। तो कोकोपीट एक प्रकार का एक मीडिया है, ग्रोइंग मीडिया, जिसके अंदर वो खाली पानी सोखने की क्षमता रहती है। हाँ, लेकिन कोकोपीट बहुत एसिडिक होता है, इसीलिए कोकोपीट जब भी आप यूज करो तो उसके अंदर पीएच लेवल मेंटेन करके, यानी कि उसको 2, 3, 4, 5 घंटे तक, या उसको एक रात को आपको दूसरे दिन यूज करना है तो पहले रात को आप पानी में डाल दो पूरा उसको, और फिर दूसरे दिन पानी में से निकाल कर आप उसको छोटा छोटा यूज कर सकते हो। इस प्रकार से आप कोकोपीट का यूज कर सकते हो। लेकिन चिंतन भाई, कोकोपीट तो दोनों फॉर्म में आता है ना, ब्रिक के फॉर्म में भी आता है और वो वैसे भी खुला खुला भी आ जाता है, तो उसको पानी में भिगोने की जरूरत नहीं है ना। जो जैसे सॉइल के फॉर्म में भी आता है कोकोपीट, उसको पानी में भिगोने की जरूरत नहीं पड़ती है ना? नहीं है, करेक्ट। तो जो ड्राई फॉर्म में आता है उसको पानी के अंदर भिगो कर आप उसका यूज करो, तो यानी कि शुरुआत में उसका जो भी कलर है, नेचुरल कलर पूरा ऑरेंज रेड कलर का पूरा निकल जाएगा उसका, और फिर वो कोकोपीट का एसिडिक लेवल डाउन होने की बाद में फिर आप उसको यूज करो। अदरवाइज वी आर प्रोवाइडिंग रेडी टू यूज कोकोपीट, तो वो रेडी टू यूज कोकोपीट आप यूज उसके अंदर कर सकते हो। सो नाउ वेरी क्विकली मैं 2 मिनट में मेरे दूसरे पॉइंट्स भी खत्म करता हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। लेकिन अभी मुझे आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज भी आप लोगों को बतानी है, वो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स हम लोगों ने जो बनवाए हैं वो गौतम भाई खुद समझाएंगे कि हमको वो क्यों यूज करना है, क्या फायदा है। और आज अभी हमारा सेशन कंप्लीट करने के बाद में मैं गौतम भाई से वो पूरा कलेक्ट करने के लिए जाने वाला हूँ फार्म के ऊपर। तो अभी जो 2-3 चीजें जो है उसके अंदर, एक तो पंचगव्य है। पंचगव्य के अंदर 5 गाय के तत्व होते हैं, गोबर होता है, घी होता है, दही होता है, दूध होता है और गौमूत्र होता है। उसके अलावा बनाना यानी कि केले का पेस्ट होता है, पपैया का पेस्ट होता है, जो द्राक्ष जिसको ग्रेप्स बोलते हैं, ग्रेप्स का, ऑर्गेनिक ग्रेप्स का जूस होता है, और गन्ने का रस होता है, और पानी और गुड़ नहीं होता है। अब ज्यादातर गूगल के ऊपर सर्च करोगे तो पानी और गुड़ को मिलाते हैं पंचगव्य के अंदर। पंचगव्य में कभी भी पानी नहीं होना चाहिए। पंचगव्य के अंदर पानी की जगह के ऊपर हम लोग क्या डालते हैं, कोकोनट वाटर। तो मतलब जनरली क्या वीकेंड होता है, फिर मैंने कहा तो जो नारियल का पानी होता है वो उसके अंदर डाला जाता है, फिर वो 19 दिन के अंदर तैयार होता है। तो दूध के अंदर जो भी तत्व होते हैं, गाय के दूध के, गोबर के अंदर जो भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है, मुझे उसके बारे में बताना नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर हमारे साइंटिस्टों ने बहुत सारे पंचगव्य के ऊपर रिसर्च किए हुए हैं, और ये पंचगव्य हम लोग यूज करते हैं। उसको हम लोगों को यूज करना है हमारे होम गार्डनिंग के अंदर भी और हमारे फार्म के अंदर भी। तो होम गार्डनिंग के अंदर पंचगव्य का यूज करने के लिए हम लोग क्या करें, तो जो 16 लीटर का एक पंप होता है, तो 16 लीटर के पंप के अंदर आप लोग आधा यानी कि 750 ml या 500 ml जितना आप पंचगव्य डाल दो उसके अंदर। पंचगव्य 5% की मात्रा में यूज करना है, तो वो पंचगव्य आप उसके अंदर डाल दिया। आप जो एंजाइम होता है, तो एंजाइम भी बेसिक सब लोगों को पता है, बायो एंजाइम, अभी वो सवाल कोई ना पूछे तो अच्छा है। तो वो एंजाइम भी हमारे पास में अवेलेबल है साइट्रस फ्रूट का, यानी कि तुलसी, डमरा, नींबू और मौसम्बी को सड़ाकर बनाया गया एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। वो आप उसको अंदर ले लीजिए थोड़ा सा, यानी कि आधे कप जितना, यानी कि जितना पंचगव्य लिया है उससे आधा, यानी कि 200 ml या इवन 100 ml भी बहुत चल जाएगा, क्योंकि एंजाइम की इंटेंसिटी बहुत पावरफुल होती है। तो वो आपने उसके अंदर डाल दिया पंचगव्य के अंदर। फिर आपने 16 लीटर का पंप है, तो आपने उसके अंदर एप्सम सॉल्ट आपको यूज करना है 4 से 5 चम्मच, 4 से 5 चम्मच, बड़ी चम्मच भरकर। अभी एप्सम सॉल्ट के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट होता है, तो वो आपने उसके अंदर मिलाकर मिक्स कर दिया, और फिर आपने उसके अंदर वो पानी भर दिया 16 लीटर का पंप, और वो आपने पंचगव्य का स्प्रे किया। उसके साथ में एंजाइम भी है,
और उसके साथ में आपका एप्सम सॉल्ट भी है, तो वो सारी चीजों को अच्छे फूल आएंगे। यदि किसी के घर पे जासूद है या मोगरा है या गुलाब है तो उसके अंदर मैक्सिमम फ्लावरिंग आपको मिलेगा एप्सम सॉल्ट का यूज करने से। एप्सम सॉल्ट केवल भाजी के अंदर यूज नहीं करना है। भाजी यानी कि पुदीना, फिर मेथी, पालक, धनिया, सुवा की भाजी, तांदलजा की भाजी, किसी भी प्रकार की भाजी के अंदर आपको एप्सम सॉल्ट का छिड़काव करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कुदरती मात्रा के अंदर उसके अंदर मैग्नीशियम और सल्फेट होता ही है, तो आप उसको वो डालने की उसके अंदर जरूरत नहीं है। बाकी के सारे सब्जी के जो भी प्लांट्स है, वेजिटेबल्स के जो भी प्लांट्स है, उसके अंदर पंचगव्य और ये सारी चीजें आपने मिलाकर आपने उसको डाल दिया तो प्रॉपर अच्छे तरीके से आपको वो उसका बेनिफिट मिलेगा। और जो रॉक फॉस्फेट है, रॉक फॉस्फेट को आपको उसके अंदर पानी के अंदर मिलाकर उसका छिड़काव नहीं करना है। रॉक फॉस्फेट को जब भी आपने पानी के अंदर पहले पानी डाल दिया गमलों के अंदर और प्लांट्स के अंदर, फिर उसके बाद में चम्मच चम्मच भरकर 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार आप उसको एक दो चम्मच आप थोड़ी सी खुदाई करके आप उसके अंदर डाल दो रॉक फॉस्फेट। जब आपने नहीं डाला है पहले तो वो काम करेगा। रॉक फॉस्फेट को रॉ फॉर्मेट में पाउडर के फॉर्म में ही उसको यूज करना है। जब आपको छिड़काव करना है तो उसके अंदर आप बनाना पील पाउडर भी थोड़ा सा डाल सकते हो, लेकिन रॉक फॉस्फेट और कार्बन पाउडर दोनों को मिलाकर 2-3 चम्मच जितना आप हर एक गमलों के अंदर खाद के साथ में मिलाकर डाल दोगे तो आपको उसको पानी के साथ मिलाकर नहीं आपको स्प्रे करना है। पानी के साथ मिलाने के लिए केवल एप्सम सॉल्ट, पंचगव्य और एंजाइम। और अभी जो गौतम भाई बताएंगे 36 पर्णी अर्क के बारे में, उसका डिटेल्स के उसको भी हम लोगों को यूज करके हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई हमारे किचन गार्डनिंग के लिए। और किचन गार्डनिंग के अंदर ये सारी चीजों का छिड़काव रेगुलरली करने से उसका फ्रूटिंग्स हमको ज्यादा मिलता है, उसकी फ्लावरिंग हमको ज्यादा मिलता है। और लास्ट में मैं एक बात बता दूं कि गमलों के अंदर गलका, दूधी, तुरिया, कारेला, काकड़ी, ये सारी चीजें गमलों के अंदर ना करें तो अच्छा है, क्योंकि इन सारी चीजों को यदि आपको करना है तो 200 लीटर के ड्रम के अंदर आप अच्छी तरह से पॉट मिक्सिंग करके आप उसके अंदर उगाइए तो 2-3 वो चीजें अच्छी तरह से उग पाएगी। आप छोटे से गमले के अंदर लौकी तो हो जाएगी, लेकिन लौकी को फ्लावरिंग स्टेज नहीं मिलेगा, उसको न्यूट्रिशंस अच्छा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि गमले की 4 दीवार के बीच में उसको जो भी दिया है वही चीज वो ले लेगी, तो ग्रो तो अच्छी तरह से हो जाएगी, लेकिन उसका प्रोटीन्स नहीं मिलेगा। वो जब जमीन के अंदर होगी उसको ज्यादा मात्रा में उसको पानी मिलेगा, अच्छी तरह से न्यूट्रिशंस मिलेगा, तो वो अच्छी तरह से हो जाएगा। तो गमलों के अंदर कौन सी सब्जियां कर सकते हैं? तो गार्डनिंग लैंड के अंदर हम लोग ये जो बेल वाले जो क्रीपर्स है बड़े बड़े वो लगाए। और गमलों के अंदर हम टमाटर कर सकते हैं। टमाटर के लिए 10 इंच का गमला काफी है, 10 से 12 इंच का गमला काफी है। हम भिंडी उगा सकते हैं। भिंडी के हम लोगों को एक साथ में 10-15 छोड़ लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एक ही भिंडी के अंदर छोटे छोटे ही आते हैं, लेकिन आपके एक्सपेरिमेंट के लिए आप उसके अंदर लगा सकते हो। मकई को उगाना है तो मकई के लिए बहुत बड़ा गमला चाहिए, अदरवाइज मकई आप जमीन के अंदर उगाओ, रेड मकई आप उगा सकते हो। फिर आप जो बैंगन है उसको आप गमले में उगा सकते हो, चौड़ी है उसको गमले के अंदर उगा सकते हो, फरसी फ्रेंच बीन्स है उसको गमले के अंदर उगा सकते हो, गुवार फली को आप गमले के अंदर उगा सकते हो, बीट है, गाजर है, मूला है, ये सारी चीजों को आप गमले के अंदर, मिर्ची, कैप्सिकम, ये सारे आप गमलों के अंदर उगा सकते हो। बाकी की सारी चीजों को आपको जमीन आपके वहां पर होनी चाहिए। तो ये चीज एक सन हार्वेस्टिंग एंड वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारी चीजें का एक बेसिक नॉलेज आपको लोगों को होना चाहिए। और सीड हमको जो यूज करना है, कौन से सीड यूज करें? तो देसी सीड यूज करें। अभी सुमित भाई ने बताया कि देसी सीड क्यों यूज करना है। देखिए, हाइब्रिड सीड भी ठीक है कुछ मात्रा में, हाइब्रिड सीड में क्या होता है, और एक तीसरा जो सीड होता है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। तो देसी सीड में उसको अच्छी तरह से उसका एक रेजिस्टेंस पावर होता है, वो अच्छी तरह से उग जाता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो फ्रूट्स का जो टेस्ट होता है, उसका एक एरोमेटिक, उसका जो एक इफेक्ट होता है वो कुछ अलग होता है देसी सीड का। लेकिन वही देसी सीड को कुछ मॉडिफाई करके कुछ मात्रा में उसका सुधारणा किया हुआ है, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस किया हुआ, तो वो टॉलरेंस लिमिट के हिसाब से वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन उसको ज्यादा लेबोरेटरी के अंदर वो तैयार किया हुआ सीड है
तो वो सीड ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर जो भी फ्रूट्स आएगा उसका रेजिस्टेंस पावर कम होगा, तो उसको ज्यादा पेस्टिसाइड्स और ज्यादा प्रयत्न उसके लिए करने पड़ेंगे। तो जो आबो हवा से नेचुरली जो सीड तैयार हुए हैं, ऐसे सीड का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। वी हैव द सीड बैंक, एक आर्ट ऑफ लिविंग के एग्रीकल्चर ट्रस्ट के अंदर से मैं अभी गुजरात को लीड करता हूँ, गुजरात के अंदर एपेक्स मेंबर हूँ। और अभी फिलहाल बागायती खेती जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसके साथ में मिलकर दे हैव गिवन मी द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और राजस्थान। उसके अंदर सभी किसानों को इकट्ठा करके गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम लोगों को बागायती फार्मिंग के लिए भी समझाना है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे फार्मर्स के कॉन्टेक्ट्स हैं, और वो फार्मर्स अपने अपने जो सीड बैंक यानी कि बीज कोष उन्होंने तैयार किए हैं, तो वो बीज हमको प्रदान करते हैं। तो हमारे पास इतने सारे वेराइटीज के बीज है अलग अलग। अभी मेरे पास, मैंने सुना था लेकिन मेरे पास वो बीज नहीं है, सफेद करेला होता है। तो सफेद करेला यानी कि वो हमारी इंडिजीनियस वैरायटी है। फिर जुमखा तुरिया होता है। तो जो तुरिया होता है वो बहुत लंबे लंबे हम लोगों को मिलते हैं, लेकिन जो जुमखा तुरिया है वो छोटे छोटे होते हैं, और वो जयपुर की वैरायटी है। जो करेला, सफेद करेला है, वो केरलियन साइड में होता है, साउथ इंडिया के अंदर होता है। तो वो पंपकिन की भी अलग अलग वैरायटी है, लौकी की अलग अलग वैरायटी है। ऑर्गेनिक तरीके से हम लोग लौकी जो उगाते हैं वो 6 से 8 फुट लंबी लौकी होती है। दूसरी एक माटला दूधी होती है, यानी कि वो मटले की तरह वो गोल दूधी होती है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ वैरायटीज ऑफ द सीड्स। लाल मूली, लंबी लाल मूली, छोटी लाल मूली, गोल मूली, सफेद गोल मूला, मोगरी, फिर कसूरी मेथी, सादी मेथी, धनिया। धनिया के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, धनिया को कैसे उगाना, क्या उगाना, ये सब कुछ तो अलग अलग है। पुदीना, पुदीना ज्यादातर हम लोग सीड से नहीं उगाते हैं, तो सीड से उगाओ तो तुरंत उग जाता है। तो अलग अलग वेराइटीज के सीड का भी एक नॉलेज हमको होना चाहिए जब भी हम कुछ भी उगाने के लिए जाते हैं। मिट्टी का भी नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोगों ने आज बातचीत किया। एप्सम सॉल्ट, ये सारी चीजें, पंचगव्य, ये सारी चीजों का प्रयोग करके आप मिट्टी को तैयार करते हो, तो फिर आपको उगने के अलावा फिर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आपको सक्सेस तो मिलना ही मिलना है ना। तो अभी मैं गौतम भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि गौतम भाई अभी आप जो भी बताना चाहे वो बताइए। गौतम भाई। हाँ चिंतन भाई। हाँ जी, आवे आवे अवाज? हाँ आवाज आवे छे। हाँ बोलो बोलो बोलो। बराबर। હવે આમાં તો જે કિચન ગાર્ડનિંગ કરતા હોય કે ફીલ્ડમાં કરતા હોય એના માટે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ હોય છે કે જંતુ જીવાત જે કંઈ બી લાગ્યા, ઇન્સેક્ટિસાઇડ, પેસ્ટિસાઇડ જે કંઈ બી વાપરવાના છે તે વાપરવાને એના માટે આપણે જે તૈયાર કરીએ કે 10 પરણી અર્ક કરીએ, એવી રીતે 36 પરણી અર્ક તૈયાર કરેલો. આવે જ અવાજ પૂરો? हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ बराबर आवे छे अवाज। हाँ ओके, हाँ हाँ हाँ, કે કઈ મને સમજ ના પડી એટલે. हाँ, તો એના માટે સૌથી અગત્યની વસ્તુ તો જે અલગ અલગ 10-36 પ્રકારના જે પાન લેવાના છે એ હું બોલી જાઉં, ઝડપથી બોલી જાઉં. આંબલી, કુંવરપાઠું, બીલીપત્ર, થોર, પપૈયા, તમાકુ, ધતુરો, કરણ, સીતાફળ, દિવેલા, ગલગોટા, જાસૂદ, ગુલાબ, નગોડ, સરગવો, રામ તુલસી, કડવો લીમડો, નીલગીરી, મરચી પાન, મેહદી, કાલમેઘ, પલાસ એટલે ખાખરો, લાલ મરચું, આદુ, પછી રતનજોત, રામફળ, બાલસમ, પછી બાવળ, કોંગ્રેસ ઘાસ, સફેદ આંકડો, ભાંગરાની વેરાયટી બીજી કોઈ, એમ કરીને ટોટલ 36 પાન મેળવવાના અને એની ચટણી બનાવવાની. ચટણી બનાવી અને 10 કિલો ગાયનું છાણ, 5 લીટર ગૌમૂત્ર, પછી 5 લીટર ખાટાશ, 5 લીટર ભાતનું ઓસામણ અને વચ્ચે ફોન આવી જાય છે એટલે નેટવર્ક કપાઈ જાય છે. ના વાંધો નહીં ગૌતમભાઈ, સંભળાય છે તમારો અવાજ, તમે તમારી રીતે કહો કહો. બરોબર, તમને સંભળાય છે ગૌતમભાઈ? પીડવી હા, આને આને 500 ગ્રામ માત્રા લેવાની. ગૌતમભાઈ, ગૌતમભાઈ આપણે તમે પેલું 36 પરણીના નામ બોલ્યા, એના પછી તમે જે છાણનું જે કીધું કે કેટલું માત્રામાં છાણ લેવાનું, જરા થોડું ફરીથી રિપીટ કરશો તમે? હા જી. હા, 10 કિલો ગાયનું છાણ,
5 લીટર ગૌમૂત્ર, 5 લીટર ખાટી છાશ, 5 લીટર ભાતનું ઓછામણ. ઓકે, બરાબર. અને થોડી મતલબ 200-500 ગ્રામ જેટલી વડ નીચેની માટી. ઓકે. અને 50 લીટર પાણી. ઓકે. બધા પાન મેળવીને એને 50 થી 60 દિવસ સુધી એને અનએરોબિક કન્ડિશનમાં તૈયાર થવા દેવાનું, મતલબ ફર્મેન્ટેશન આવવા દેવાનું. અને ફર્મેન્ટેશન આયા પછી એ તૈયાર થાય એને સારી સ્થિતિમાં ગાળી દેવાનો. ગાળવાની જરૂર જ ના પડે, કોઈ વસ્તુ રહે જ ના, ડિકમ્પોઝ જ થઈ ગયું હોય. એ કર્યા પછી અને એને એક સ્પ્રે કરવો હોય, વધારે પ્રોબ્લેમ હોય તો 1 લીટરની જરૂર પડે. બાકી 500 ગ્રામ ની અંદર એક પંપ ની અંદર, મતલબ 15 લીટર ની અંદર 500 ગ્રામ. ઓકે. માત્રામાં એનો સ્પ્રે કરવાનો હોય. અને એ જ વસ્તુ આપણે એને બીજી રીતે ઉપયોગ કરવો હોય તો કેવી રીતે કરી શકીએ કે 1 લીટર ને 10 લીટર પાણીમાં 200 ગ્રામ ગોળ નાખી એને ઓગાળી દેવાનું. ઓકે. એનો બીજો ઉપયોગ, એક તો પેસ્ટિસાઇડ, ઇન્સેક્ટિસાઇડ તરીકે, ફંગીસાઇડ તરીકે પણ કામ કરે. અને એના આપણે કદાચ ફર્ટિલાઇઝર તરીકે ઉપયોગ કરવો હોય તો એ ઉપયોગ કરવા માટેનો એક્સ્ટ્રા પ્રયોગ છે આ. કે એને આપણે જીવામૃતની જેમ તૈયાર કરીને પછી ફરીથી 3-4 દિવસ રહેવા દેવાનું અને ફર્મેન્ટેશન થવા દેવાનું. એ ફર્મેન્ટેશન થઈ જાય એ પછી એને આપણે સીધું ફિલ્ડમાં, મતલબ કિચન ગાર્ડનમાં વાપરી શકીએ, ફિલ્ડમાં વાપરી શકીએ, ક્યાંય બી પ્લાન્ટમાં ગ્રોથ ફર્ટિલાઇઝર તરીકે વાપરી શકીએ. એક આ તમારા કહેવા પ્રમાણે એક આ વસ્તુ તૈયાર કરવડાવીએ. બરાબર છે. હવે ગૌતમભાઈ, હાજી, હવે આ પ્રોસેસની અંદર આપણે જે 2 દિવસ પહેલા કે ગઈકાલે જે વાતચીત કરેલી હતી કે ઘણી બધી વખતે આપણા કિચન ગાર્ડનમાં અને હોમ ગાર્ડનિંગમાં એવો પ્રશ્ન આવે છે. અચ્છા, હું બીજા બધા જે મેમ્બર્સ છે એ લોકોને ખાલી એક થોડી રિક્વેસ્ટ કરું છું. those who have raised their hand, જે લોકોએ પોતાના હાથ કરેલા છે નીચા કરી દે અત્યારે. તો બીજી વસ્તુ કે જ્યારે કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુનું ચાલતું હોય ડિસ્કશન, ત્યારે આપણા મનની અંદર પણ કોઈ પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થતા હોય છે. એટલે આપણે શું હોય કે જ્યાં સુધી આપણા મનના પ્રશ્નોનો જવાબ ના મળે ત્યાં સુધી આપણું લિસનિંગ મોડ જતું રહે છે. એટલે હંમેશા પ્રશ્નોને ખાલી લખી રાખો. જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ કંઈ સમજાવતી હોય તે વખતે આપણે સમજી લઈએ, પછી પ્રશ્નો ઓછા ઉપસ્થિત થાય. આપણા વૈદિકની અંદર પરંપરામાં એવું છે કે નોલેજ સેશન જ્યારે પણ આપણે લઈએ, નોલેજ સેશન, જ્ઞાન સત્ર જ્યારે ચાલતું હોય, ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ ઓનલી શ્રવણ, મનન એન્ડ નિધિધ્યાસ. શ્રવણ મીન્સ લિટરલી લિસનિંગ, मनन मीन्स कॉन्टेम्पलेशन, एनु आत्मचिंतन करवानु, અને निधिध्यास मीन्स उसका प्रैक्टिस में उसको लाने का. अभी जैसे ही गौतम भाई ने बताया कि भाई 36 पर्णी अर्क, એટલે કોકે એક સવાલ પૂછ્યો કે આપણે ઘરે બનાવી શકીએ, એ પત્તા કયા કયા હોય છે, कितनी मात्रा में लेवाना. ऐसा नहीं, तब तक तो आपके मन के अंदर सवाल आया, आपने लिख दिया, सब कुछ कर दिया, तब तक गौतम भाई ने कुछ आगे 3-4 प्रोसेस भी बता दिया उसके बारे में, तो वो आपके दिमाग में से चला गया. तो पहले सुन लीजिए शांति से. मुझे तो पता ही है, लेकिन मैं गौतम भाई के साथ में कन्वर्सेशन करके आप सब लोगों को एक बताना चाहता हूं कि कैसे, किस प्रकार से ये फायदा करेगा. सो प्लीज लिसन केयरफुली व्हाट आई एम आस्किंग एंड व्हाट ही इज रिस्पोंडिंग. तो वो इसके लिए आप सभी लोगों को ये फायदेमंद होगा. हाँ, तो गौतम भाई, આપણે કિચન ગાર્ડનિંગમાં એક એવું થાય છે કે જનરલી પંચગવ્ય જ્યારે છંટકાવ કરીએ છીએ ત્યારે સ્મેલ આવે છે, વાસ મારે છે. માઇક્રોન્યુટ્રિશન્સ બનાવીને મારા બધા જ પાર્ટિસિપન્ટ્સને આપેલું હતું. તો માઇક્રોન્યુટ્રિશન્સ અને ખાટી છાશની પણ બહુ જ દુર્ગંધ જેવી વાસ આવતી હતી. અને એ આજુબાજુના લોકોની કમ્પ્લેન આવે સોસાયટીમાંથી કે તમે આ બધું વાસ મારતું બધું બંધ કરી દો, કાં તો ઘરના મેમ્બર જ એમ કે આ બધું શું કરો છો તમે. તો આપણે એના ઈલાજ રૂપે આ 36 पर्णी अर्कમાં જે અમૃત જલ, અમૃત ધારા જે કરીને જે તૈયાર કરેલું છે એના વિશે પણ તમે આપણા બધા જ પાર્ટિસિપન્ટ્સને સમજાવો છો. જી જી, હા. હવે એ જે લિક્વિડ તૈયાર થઈ ગયું, એ લિક્વિડ તૈયાર થયા પછી એમાં આપણે અમૃત ધારાની અંદર કપૂર, પછી ફુદીના સત અને અજવાઈન સત, આ ત્રણેય વસ્તુઓ સમાન માત્રામાં લેવાની. એ સમાન માત્રામાં લઈ અને કાચની બરણીમાં ભરી અને 1 દિવસ કે 2 દિવસ સુધી એના તડકામાં મૂકી રાખવાની, જેથી કરીને સોલિડ મટીરિયલ છે લિક્વિડ ફોર્મમાં
બરાબર. એ લિક્વિડ ફોર્મ જાય એટલે પછી એના જે 36 પરણી અર્ક તૈયાર કર્યો હોય એની અંદરથી 1 લીટર લઈ અને એની અંદર મતલબ 200 લીટર કે 100 લીટર બનાવવું હોય તો એના પ્રમાણે હું બોલું છું કે 100 લીટરના પ્રમાણે કે એની અંદર આપણે 1 લીટર તૈયાર 1 લીટર 36 પરણી અર્ક લીધો, એમાં આપણે 1 લીટર મધ લેવાનું અને આ 120 ગ્રામ અમૃત ધારા લેવાનું. એ 40 ગ્રામના પ્રમાણે આપણે લીધું હતું. તો એ પ્રમાણે લઈને એને 2 દિવસ સુધી એને મતલબ એનો જે પાવર છે પાવર એનો ઘટી જાય ત્યાં સુધી રહેવા દેવાનું અનએરોબિક કન્ડિશનમાં. અને ઘટી જાય એ પછી એને આપણે જે મોટા લોટમાં જેવી રીતે 100 લીટરમાં એને મિક્સ કરી દીધું. એ મિક્સ કર્યા પછી અને એને પછી બોટલોમાં ભરીને મૂકી રાખીએ તો એનો સ્પ્રે કરી શકીએ તો એ વાસ બી મારવાનું બંધ થઈ જાય અને જે તરીકે કામ કરે અને વાસ આવે નહીં. અને બીજો ફાયદો એનો એ છે કે સૌથી અગત્યની વાત છે કે ગ્રોથ પ્રમોટર તરીકે પણ કામ કરે. માની લો કે કદાચ કોઈને ન હોય કે ભાઈ કોઈ ડિસીઝ નથી અને એનો સ્પ્રે કરવો છે તો એ ગ્રોથ પ્રમોટર તરીકે પણ કરી શકે. અને કોઈ ડિસીઝ હોય તો ખાસ દરેકને એ સમજવાની જરૂર છે કે અમાસના આગળના 2 દિવસ અને અથવા અમાસ અને પૂનમના 2 દિવસ આગળના એ સમજીને કરવાનો સ્પ્રે તો લગભગ મોટા ભાગના રિઝલ્ટ ફિલ્ડમાં બી સારા રિઝલ્ટ મળેલા છે અને કિચન ગાર્ડનમાં તો મળે જ મળે. પછી અમૃતધારાની જે સુગંધ તો આવે છે ને, સુગંધિત થઈ જાય છે ને પછી અમૃતધારા નાખવાથી એકદમ સારી આવે, એકદમ સરસ સુગંધ આવે. અચ્છા, બીજું આપણે જે વાતચીત કરી હતી તે પ્રમાણે આપણે એની અંદર મધ નાખ્યું છે તો મધ શું કામ કરી રહ્યું છે તે આપણા પાર્ટિસિપન્ટ્સ તમે સમજાવો. મધ એ કામ કરે કે મધ 2 વસ્તુ કરે. એક તો અંદર રહેલા બેક્ટેરિયાનો ખોરાક પણ છે અને પ્રિઝર્વેટિવ છે. ભગવાને એની અંદર એટલા બધા માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ ભરેલા છે કે ખૂબ શક્તિશાળી, કોઈ દિવસ કોઈ મધ બગડે ના. એટલે એ મધ પ્રિઝર્વેટિવ તરીકે કામ કરે. એટલે 2 કામ કર્યું. એક તો આમાં એનો ખોરાક બી મળ્યો, એમાં સુક્રોઝનું પ્રમાણ હોય એટલે એ ખાવાનું થઈ ગયું બેક્ટેરિયાનું અને પ્રિઝર્વેટિવ તરીકે પણ કામ કરે. એટલા માટે આપણે મધ મેળવેલું. હવે આપણે હાજી બોલો ગૌતમ. એ કદાચ વધારે પ્રોબ્લેમ હોય ને વાસ ના મારે ને થોડું કેમિકલમાં જવું હોય, કેમિકલમાં મીન્સ કોસ્ટિક કેમિકલ નહીં, મતલબ શું કહેવાય ઝેરી તત્વોમાં નહીં, ઝેરી તત્વો સિવાયના કેમિકલમાં જવું હોય તો પછી જેમ તમે વાત કરી હતી કે ભાઈ ગૌતમભાઈ આપણે એક એક્સ્ટ્રા વસ્તુ આગળ તૈયાર કરવી છે તો એ ઇન્સેક્ટિસાઇડ સોપ તૈયાર કરવા માટેની વિગત પણ આપણી પાસે છે. જો તમે એની પર ચર્ચા કરીએ. હવે 36 પરણી અર્કનું થોડુંક 2-3 ક્વેશ્ચન્સ હું તમને પૂછી લઉં, એ પ્રમાણે બીજા લોકોના બધા સવાલોના જવાબ મળી જાય. હવે 36 પરણી અર્કમાં આપણે એનો યુઝ કરવા માટે जनरली अपना બધા पार्टिसिपेंट्स से तो ख्याल हसे कि देखो मैं हिंदी में बताता हूँ क्योंकि कुछ लोग अभी ऐसे है कि तो ये चंद्र हमारे वनस्पतियों का अधिपति होता है. चंद्र सूर्य की गैर मौजूदगी के अंदर चंद्र का प्रकाश हर एक वनस्पति को मिलता है, उसकी वजह से ही वनस्पति जिंदा रह पाती है. यदि चंद्र होता ही नहीं तो प्रॉब्लम होता. इसीलिए ऐसा बताया गया है कि भाई हमारे जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जैसी जो भौगोलिक प्रक्रियाएं होती है तो उसी समय के दौरान हम लोगों को बाहर नहीं निकलना है. क्यों बाहर नहीं निकलना है? क्योंकि सूर्य किरण की गैर मौजूदगी के दौरान बहुत सारे बैक्टीरिया तैयार हो जाते हैं, आ जाते हैं आबोहवा के अंदर, एटमॉस्फेयर में बहुत सूक्ष्म होते हैं और करोड़ों की मात्रा में वो एकदम से ग्रोथ उसका बढ़ जाता है और वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, हमारी आंखों के लिए भी हार्मफुल है और हमारे खाने के लिए भी हार्मफुल है. इसीलिए हमारे खाने के अंदर भी तुलसी या दर्भ उसके पत्ते डाले जाते हैं या ऐसा बोला जाता है कि ग्रहण कंप्लीट होने के बाद में खाना बनाइए या ग्रहण के समय के दौरान बाहर नहीं निकलना है. इसी प्रकार से यही ग्रहण की इम्पैक्ट हमारे प्लांट्स के ऊपर भी होती है. एंड दैट्स वाई हमारे जब चंद्र का प्रभाव वनस्पतियों के ऊपर होने की वजह से पूनम के ऊपर ज्यादा प्रभाव होता है, अच्छा प्रभाव होता है, लेकिन चंद्र का प्रभाव जब कम होता है तो वो अमावस्या के दौरान बहुत कम हो जाता है. तो अमावस्या के 3-4 दिन पहले से ही ये कीटक जो होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो अपने अपने अंडे रखना शुरू कर देते हैं और ज्यादा अंधेरा होता है, ज्यादा प्रकाश नहीं होने की वजह से वो ज्यादा ग्रोथ उसका बढ़ जाता है और उसी समय के दौरान हम लोग उसका जो छिड़काव करते हैं, आपके पास नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, अग्नि अस्त्र है और इसी प्रकार का 36 परणी अर्क जो अभी तैयार किया है उसका भी एक प्रिवेंटिव मेजरमेंट के रूप में
आप उसका छिड़काव करते हो तो इंसेक्ट्स आएंगे तो सही, वो तो उसकी प्रक्रिया है। देखो बायोडाइवर्सिटी है तो वो उसको भी जीने का अधिकार है, वो भी आएगा, लेकिन वो आपके प्लांट्स को नुकसान इतना सारा नहीं पहुंचाएगा और वो चला जाएगा। और ये सारी चीजें करने से एक प्लांट्स का एक रोग प्रतिकारक शक्ति ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक तो ये 36 पर्णी अर्क को हम प्रिवेंटिव मेजरमेंट के रूप में उसका उपयोग करें, और दूसरा हम लोग जब आफ्टर डिसीज उसका यूज करना है तो उसकी मात्रा हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो गौतम भाई आप ये बताइए कि उसका उपयोग हम किस 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 मात्रा में करें इसका 36 पर्णी अर्क का? 36 पर्णी अर्क નું કોઈ ડિસીઝ ના પ્રિવેન્ટ માં આપણે માની લો કે કરીએ છીએ 15-15 દિવસના અંતરે કરવું હોય અને સામાન્ય ડિસીઝ હોય તો 500 ગ્રામ 15 લિટર ની અંદર 500 ગ્રામ ના પ્રમાણે એનો સ્પ્રે કરવાનો હોય. અને વધારે પડતું કોઈ ફિલ્ડ માં હોય અને ઘણો બધો વધારે પ્રોબ્લેમ હોય તો 1 લિટર ની જરૂર પડે, બાકી વધારે જરૂર ના પડે. 500 ગ્રામ તો કાફી છે. ओके ओके फाइन, थैंक यू। अभी आप गौतम भाई वो कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक पोटास के बारे में जो इंसेक्टिसाइड सोप के बारे में बता रहे थे, तो वो उसके बारे में बताइए। हाँ, अच्छा, विद द परमिशन ऑफ ऑल द मेंबर्स कैन वी इंक्रीज आवर टाइम लिमिट फॉर अनदर 10 to 15 मिनट्स? गीतिका जी। जी चिंतन भाई आप करिए, क्योंकि अभी बहुत सारे चैट में मैं सवाल देख रही हूँ, कंफ्यूजन लोगों का देख रही हूँ चैट में, तो मैंने कहा आप अपना कंप्लीट कर लीजिए, फिर एक बार एक अपने ले सकते हैं चीजें हाथ में। हाँ जी ओके ओके। हाँ बताइए गौतम भाई। हाँ એટલે હિન્દીમાં બોલું, બધાને ખબર પડે ગુજરાતી? હા ગુજરાતીમાં તમને જેમાં બોલવું હોય તે વાંધો નથી, ગુજરાતીમાં બોલો। સુંદરલાલ अरे भाभी सरकार कहाँ पे है तू? जी अभी मेरा सेशन चल रहा है सुंदरलाल, अभी तू मुझे खाली एक काम करना गीतिका जी, अभी मेरा एक ऑनलाइन जूम सेशन चल रहा है, नीचे नहीं आ पा रही हूँ, पर अपने क्या क्या, बिकॉज अभी यहाँ थोड़ा 2-4 चीजें और देखनी थी कि क्या उगा रहा है, मुझे एक बार बता देना ना। और एग्रो से बियारण लाया क्या भिंडी के सबके? गीतिका जी तो आज कल गया था, दुकान बंद थी, जाके देखता हूँ, आज ले देख लेना। और बाकियों के वहाँ पे क्या चल रहा है तेरा? कहाँ? ओके 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 ओके, सॉरी, चलो चलो। गौतम भाई आप कंटिन्यू करो। हाँ जी हाँ जी। ઇન્સેક્ટિસાઇડ સોપ જે છે લિક્વિડ ફોર્મમાં તૈયાર થાય, જેથી કરીને આપણે પાણી વોટર સોલ્યુબલ જ તૈયાર થાય। એ ઇન્સેક્ટિસાઇડ સોપમાં આપણે કોસ્ટિક પોટાશ, SLS પાવડર, બોરિક એસિડ, પોટેશિયમ બાયકાર્બોનેટ અને નીમ ઓઇલ ક્રૂડમાં અને કરંજ ઓઇલ ક્રૂડમાં આટલી વસ્તુની મિશ્રણ કરીને તૈયાર કરવાનો હોય। અને થોડી પ્રોસિજર છે, તો પ્રોસિજરમાં એવું છે કે કોસ્ટિક પોટાશ જે છે એને પહેલા પાણીની અંદર ઓગાળીને તૈયાર કરી દેવાનો, પછી 6-8 કલાક પછી SLS પાવડર, બોરિક એસિડ અને પોટેશિયમ બાયકાર્બોનેટ અંદર એડ કરવાના હોય। અને પછી જે નીમ ઓઇલ છે, કરંજ ઓઇલ છે, કદાચ કોઈ આપણે થોડું વધારે પાવર વાળું કરવું હોય તો બીજું કોઈ એક્સ્ટ્રા આપણે ઓઇલ ક્રૂડ અંદર નાખી શકીએ। પણ લગભગ નીમ ઓઇલ અને કરંજ ઓઇલ એ બેમાંથી ઘણું બધું કંટ્રોલ થઈ જ જતું હોય છે, કેમ કે વધારે પડતું નીમ કામ કરે અને જે નીમ જે પેસ્ટિસાઇડ કે ઇન્સેક્ટિસાઇડ ને ના હટાઈ શકતું હોય તે કરંજ હટાઈ શકતું હોય। અને કોસ્ટિક પોટાશ, SLS પાવડર, બોરિક એસિડ અને પોટેશિયમ આ બધું વોટર સોલ્યુબલ થઈ જવાથી એક એ ઓઇલ ને વોટર સોલ્યુબલ કરી દે। વોટર સોલ્યુબલ કરી દેવાથી પ્લાન્ટ સારી રીતે પ્લાન્ટ પર રહી શકે અને કદાચ પ્લાન્ટમાં અંદર ફરી બી છે, પ્લાન્ટની અંદર કોઈ લાગી બી ગયું અને કદાચ આવી બી ગયું લેવા ખાવામાં તો બી કોઈ ચિંતાનો વિષય નથી, કેમ કે એની અંદર એવી કોઈ ખરાબી વાળી ઝેરી તત્વો એમાં આવતા નથી। જેવી રીતે અત્યારે હાલ બજારમાં મળતા હોય છે કે કોન્ટેક્ટ ફંગીસાઇડ અને સિસ્ટોમેટિક બી આવતા હોય છે, તો આ કોન્ટેક્ટમાં જ આવે જેથી કરીને આપણે ધોવાથી ઇઝીલી નીકળી જાય, એ સિસ્ટોમેટિકમાં ના આવે। બરાબર। એટલે હવે આનું પ્રમાણ કેટલામાં યુઝ કરવાનું? હવે આનું પ્રમાણ એવું છે કે આ કોસ્ટિક તૈયાર થાય તો એ ડિસીઝના પ્રિવેન્ટમાં કરવું હોય તો 1/2% એટલે આપણે 15 લીટરનો પંપ હોય, 15 લીટરનો પંપ હોય તો 1 લીટરમાં કેટલું? 1 લીટરના પ્રમાણમાં બતાવો તો થોડું ઇઝીલી બધાને યાદ રહેશે। 1 લીટરની અંદર કેટલું નાખવાનું એને? 1 લીટરમાં 5 ml જ આવે। 5 ml, ઓકે, ફક્ત 5 ml। 15 લીટરનો પંપ હોય તો 75 ml આવે। 75 ml જ, એટલે બહુ જ ઓછી માત્રામાં નાખવાથી પણ એ રિઝલ્ટ સારું આપે છે, કેમ કે એ કોસ્ટિક પોટ આ બધું મટીરીયલ જે છે
એ નીમ ઓઇલ ને કરંજ ઓઇલ ને એકદમ કોન્સન્ટ્રેટ કરી દે, એટલે પૂરેપૂરી માત્રા એની વપરાશમાં આવી જાય. આપણે એમને નીમ ઓઇલ ને કરંજ ઓઇલ ઉપર સ્પ્રે કરીએ તો એટલી ઇફેક્ટ ના આવે જેટલી આની સાથે આવે. ઓકે, બરાબર બરાબર છે, ફાઇન. અચ્છા, મેં ये કોર્સના પાર્ટિસિપન્ટ્સ જેટલા પણ છે તે બધા લોકોને આપણે કોર્સની અંદર બતાવેલું હતું કે યુનિવર્સલ પેસ્ટિસાઇડ્સની અંદર આપણે બોરિક એસિડ અને કોસ્ટિક સોડા કે બીજી બધી વસ્તુઓ પણ આપણે એમાં એડ કરવાનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યા હતા. તો એની અંદર આપણે ડિટર્જન્ટ પાવડર પણ નાખતા હતા અને નીમ ઓઇલ પણ નાખતા હતા. તો એના જેવી જ આ પ્રક્રિયા છે. ધીસ ઇઝ અ સિમિલર પ્રોસેસ કે જેની અંદર SLS જે આવે છે, ભલે એ કેમિકલ છે પણ SLS તો આપણા શેમ્પૂમાં અને બીજી બધી જગ્યાએ પણ આવતું હોય છે કે જેનાથી ફીણ વળે. અને એ જ્યારે ઓઇલ કોઈ પણ પ્રકારનું તેલ હોય એ પાણી સાથે કદી પણ મિશ્રણ થતું નથી, એટલે તેલ એની રીતે જ એનું કામ કરતું હોય જુદી રીતે. પણ જો ડિટર્જન્ટ પાવડર કે SLS જેવી વસ્તુ જો કરંજ ઓઇલ અને નીમ ઓઇલની અંદર જો મિશ્રિત કરવામાં આવે તો એ એક સાથે સ્ટીકી બની જાય, ચિકાસ વાળું થઈ જાય અને એ પત્તા ઉપર ને ડાળીઓ ઉપર ને બધી જગ્યાએ એ ચોંટી રહે અને એનું જે રિઝલ્ટ મળવાનું છે તે રિઝલ્ટ પણ મળે. અને કોસ્ટિક સોડા અને કોસ્ટિક પોટાશ જે નાખવાની અંદર આવે છે તેના કારણે પોટાશની ઇમ્પેક્ટ પણ જે કમી હોય એ પણ પૂરી કરે આ વસ્તુ, અને જે એકદમ સ્ટ્રોંગ એની જે ઇમ્પેક્ટ આપવાની છે કે જે લડત આપવાની છે પ્લાન્ટે, કે અમુક સમયે કીટકોનો એકદમ પ્રહાર થઈ ગયો કે કાળી મસી આવી ગઈ કે એકદમ પ્રકારના બધા જ કે આપણે વેજીટેબલ પ્લાન્ટ્સ ઉગાડીએ છીએ એની સાથે સાથે નેચરના પણ ઘણા બધા કીટકોને આપણે ઇન્વાઇટ કરીએ છીએ. તો ગૌતમભાઈ, થોડું કીટકો વિશે અને કીટકોના જે વિશ્લેષણ આપણે જે કરેલા છે તેના વિશે પણ થોડુંક જરા મિત્ર કીટક અને શત્રુ કીટક વિશે તમે સમજાવો. જી, અત્યાર સુધીમાં જેટલા બી કીટકોના મતલબ શું કહેવાય કે એ ચેક કરવામાં આવ્યા સર્વે કે જે યુનિવર્સિટી, હા, તો એના પ્રમાણે 206 પ્રકારના કીટકો છે અલગ અલગ. એમાં 206 પ્રકારના કીટકો જે છે એમાંથી 143 કીટકો તો મિત્ર કીટક છે અને 43 કીટકો છે એ શત્રુજીવ છે જે આપણા પ્લાન્ટના નુકસાનકારક છે. હવે નુકસાનકારક પ્લાન્ટ જે છે અજીવ, એના જ આપણે હટાવવાના છે. એટલે આપણે એવી રીતનું જ આ વસ્તુ વાપરવાની હોય કે જે પ્લાન્ટમાં સ્પ્રે કરવાનો હોય ઇન્સેક્ટિસાઇડ પેસ્ટિસાઇડનો, કે જે વધારે નુકસાનકારક ન હોય અને એ આવતા થોડા રોકાઈ જાય. પણ જે મિત્ર કીટકો છે એને તો પાછા આવવા જ દેવાના છે. એ આવે તો જ પછી આપણે આગળ પોલિનેશન નું કારણ ના બને. એ તો પાછું પોલિનેશન નું પણ કારણ બને વધારે પડતો સ્પ્રે કરવામાં આવે અને લિમિટમાં સ્પ્રે કરવા પાછળનું કારણ આ. બરાબર બરાબર, સરસ. હવે એ सिवाय गीतिका जी, अभी किसी को कोई क्वेश्चंस अभी फिलहाल है? चिंतन भाई बहुत सारे हैं। हाँ। मैं वो सोच रही हूँ कि हम उसको कैसे एड्रेस कर पाएंगे। एक तरीका ये भी है कि अगर पूरा कंटेंट एक छोटे छोटे नोट्स की तरह बना देना और अगर उनके साथ नोट्स के फॉर्म में शेयर कर लें तो आई थिंक देखो गीतिका जी, मुझे बहुत सारी चीजें और गौतम भाई के अलावा, गौतम भाई भी है, ऐसे बहुत सारे हमारे नॉलेजेबल फार्मर्स है, हमारा अनुभव है, तो हम लोगों को ऐसा कुछ कर सकते हैं कि भी फरवरी और मार्च तक कुछ इंटरवल के दौरान हम सभी लोगों को एक साथ में जोड़कर ये सारा हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते रहे और एक एक टॉपिक के बारे में समझाते रहे। हाँ, क्योंकि एक साथ में सब चीज कर रहे हैं ना, तो कभी सुन रहे हैं लेकिन उनको स्टेप वाइज समझ नहीं आ रही है, कंफ्यूजन वहां पे आ रहा है। सो अगर हैंड होल्डिंग भी कर लेंगे उनको तो भी आई थिंक विल बी वर्कआउट, एंड उसके साथ साथ कंटेंट क्रिएट कर लेंगे ना तो भी वो बाद में भी रिफर कर सकते हैं वो कंटेंट को। ओके ओके फाइन। तो अभी 5-10 मिनट के अंदर अपने जो भी सवाल ऐसे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं बाकी के सभी के, अभी पार्श्वा, अभी आप एक बार रीनेम कर दीजिए, बच्चे का नाम आ रहा है यहाँ पे, बट कॉस्टिक पोटाश, SLS पाउडर, बोरिक एसिड, ये सब कैसे कितनी मात्रा में लगाया जाए। इसमें बहुत सारे चैट में इतने सारे सवाल है, मुझे खुद को लग रहा है जो सवाल आप लोगों के आए हैं जिसके अंदर कोई प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है, हाँ प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है, तो फिर मैं उनको इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बनाने का तरीका जो है वो आप लोगों को बताया है क्योंकि वो आपको बैक ऑफ द माइंड में रहे उसकी प्रोसेस, बनाना आपको पता चले, लेकिन आपको बनाने की जरूरत नहीं है। जो बनाने का काम करता है वो गौतम भाई जैसे हमारे ग्रीन कमांडो के फार्मर्स, जो इनोवेटिव फार्मर्स है, जिसको हम लोग प्रयोगशील खेडूत बोलते हैं, तो ऐसे खेडूतों को वो काम सौंप दीजिए, उनको वो करने दीजिए। आपका काम है गमला तैयार करना, मिट्टी तैयार करना। आपके जो माली है आपका, वो कुछ उल्टा सीधा करता है तो आप उसका ध्यान रखिए, उसको बोलिए कि प्लांट्स को इस प्रकार से पानी देना है, इस प्रकार का खाद देना है, कंपोस्ट इस प्रकार का यूज करना है, ये नॉलेज हमारे पास में रखिए।
देखिए ये सारी चीजों के सवाल तो आप लोगों को सबके जवाब मिल जाएंगे। मैं ऐसा होगा तो उसका फॉर्मूला, उसका यूसेज और उसको कैसे करना है वो सारी चीजें आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा। जो लोग गीतिका जी के माध्यम से जुड़े हैं, जो लोग मेरे माध्यम से आए हैं, कुछ लोग मीना बेन। चिंतन भाई एक चीज है, इको वॉरियर जो व्हाट्सएप अपना फेसबुक ग्रुप है ना, उसके ऊपर तो ये लिंक डाल ही दूंगी, ताकि क्या है कि सब लोग उधर से देख सकते हैं। एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो, अपना सबका ही प्लेटफॉर्म है वो भी, तो वहां से वो लोग भी लिंक देख सकते हैं ये जो भी रिकॉर्डेड है। लेकिन एक बार स्टेप बाय स्टेप हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी सवाल ऐसे हैं जो आपने बात बताई हुई है लेकिन फिर भी पूछा इसलिए जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी नहीं आ रही कि हम अपने आप कैसे कर सकते हैं वो चीज। ओके ओके ओके, नो इश्यूज। देखो अभी ये सब कुछ इंफॉर्मेशंस तो आपको मिल जाएंगे प्रॉपरली। पंचगव्य के बारे में ऑलरेडी सेशंस लिया था, एप्सम सॉल्ट, पंचगव्य, ये जिप्सम सॉल्ट भी होता है, एल्यूम पाउडर भी होता है, ये अभी जो SLS पाउडर वाला और इसका जो बताया इन्होंने कॉस्टिक पोटास वाला, ये अभी तो बनने की तैयारी में है। वो बनाएंगे, अभी 3-4 दिन के अंदर वो तैयार होकर हमारे फार्म के ऊपर आएगा। लेकिन मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि पंचगव्य से लेकर एप्सम सॉल्ट और रॉक फॉस्फेट और परलाइट और बाकी की बहुत सारी चीजें, 36 पर्णी अर्क, ये सारी चीजें हम सभी, आप सभी लोगों को रेकमेंड कर रहे हैं। और ये इसीलिए रेकमेंड करते हैं मेरे अनुभव के आधार के ऊपर, और गौतम भाई जैसे जो फार्मर्स है वो मुझे एडवाइस देते हैं, मुझे बताते हैं, और इस प्रकार से मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके सबसे पहले हमारे फार्मर के अंदर भी हम उस प्रकार का, हमारे फार्म के अंदर भी उसका प्रयोग करते हैं। जब वो सक्सेसफुल लगता है तो फिर मैं मेरे घर पे उसका प्रयोग करता हूँ, और तभी फिर मैं लोगों को ये मेरा एक्सपीरियंस शेयर करके बताता हूँ कि आप लोग भी इसका प्रयोग करिए। बाकी का जो भी रिटर्न के अंदर जो भी आपको मिल जाएगा वो सारी चीजें हम आपको दे देंगे। आप सभी लोगों के सवाल, जो हमारा किचन गार्डनिंग का ग्रुप है या गीतिका जी का भी नंबर आपके पास में है, इको वॉरियर्स के अंदर भी है, आप कोई भी प्लेटफॉर्म के माध्यम के द्वारा आपके सवाल हम तक हमको पहुंचा दीजिए। हम उसका जितना हो सके उतना आप लोगों को सपोर्ट करेंगे इसके बारे में। तो आई थिंक दैट्स ऑल। बाकी एक अभी आज के टॉपिक के अंदर कोई रह गया है, किसी को कुछ बताना है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। आप हैंड रेस कर लीजिए तो हम आपको अनम्यूट कर लेंगे। जिग्नेश भाई आपका हैंड रेस्ड है, एक बार आपका कोई सवाल है जिग्नेश भाई? जिग्नेश शाह, हाँ जी आप। यस प्लीज, हाँ जी बताइए। So I have one question regarding that. I think banana peel powder. So चिंतन भाई ये जो जણાવ્યું કે banana peel powder we can prepare it at home. So just I want to ask that whether we can boil that entire banana peels and use that water as an option. હા એ એના ઓપ્શનમાં તો યુઝ કરી શકો છો, પણ બનાના પીલ પાવડર ને જ્યારે ડ્રાય ફોર્મેટમાં તમે એનો પાવડર કરીને તમે યુઝ કરેલું હોય તો તમે લાંબા સમય સુધી સ્ટોર બી કરી શકશો। નહીં તો લોકો પોતાના કુંડાઓમાં અને ક્યારીની અંદર પણ જે બનાનાનું થોડુંક સડી ગયો હોય જે પોષણ અને જે એનું ઉપરનું છિલકું એને પણ કમ્પોસ્ટ બેગની અંદર પણ નાખી શકો છો તમે કમ્પોસ્ટ થવા માટે। અધરવાઇઝ તમે તમારા ક્યારાની અંદર પણ ખોદીને એને નાખી શકો છો। પણ શું છે કે જ્યારે આ બધા જે લીલા શાકભાજી અને ફળફળાદી જ્યારે ગ્રીન હોય છે, ત્યારે ઇમેચ્યોર હોય છે, ત્યારે ઇમિડિયેટલી એનું રિઝલ્ટ લેવામાં તકલીફ પડે છે। એટલા માટે હંમેશા એ પ્રોપર ફોર્મેટમાં કમ્પોસ્ટ થઈ ગયા પછી આપણને મળે તો વધારે સારું પડે। એવી રીતે એટલે સિમિલર મને બીલીના પત્તા, જે બીલીપત્રના, એ પણ તમે યુઝ કરી શકો છો। બીલીના ફળનો પણ તમે પોટાશ માટે સારી રીતે યુઝ કરી શકો છો। અહીંયા એક સવાલ છે ચિંતનભાઈ કે अपार्ट फ्रॉम बनाना पील खाली क्या कई बार तो बनाना प्लांट पूरा का पूरा है ना, आफ्टर गिविंग द फ्लावर्स पूरा मर जाता है फ्रूट लेने के बाद, तो क्या उसकी लीव्स है कई बार या उसका जो बार्क है उसको भी ड्राई करके क्रश करके यूज हो सकता है? हाँ डेफिनेटली यस वी कैन, यस वी कैन। हाँ हिमांशु भाई मैंने आपको अनम्यूट किया है। हिमांशु भट्ट, जो कंपोस्ट छाणियों खातर जो अगर वो हीट करेंगे तो उसमें के माइक्रोब्स मर नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, उसमें ऐसा है गौतम भाई। हाँ जी, हाँ તમે આના માટે તમે નતા ત્યારે મેં સેશન લીધું હતું ઓન યોર બિહાફ। આપણે જે ખાતર જે છે એમાં જે હીટ આવે છે, આ પ્રશ્ન છે કે જે ગરમી થાય છે એનાથી જે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ છે મરી ના જાય એમ કે છે, તો તમે જરા એની પ્રોસેસ વિશે થોડુંક સમજાવો। બરાબર, એ ભાઈએ એવું કહ્યું કે ગરમ થવાથી મરી જાય માઇક્રોન,
બરાબર. એવો વાત એવી નથી, વાત એવી છે કે ગરમ થાય છે ને તો એની સામે અનએરોબિક બેક્ટેરિયાની કન્ડિશન વધારે તૈયાર થાય. ઓકે. હવે જે એરોબિક બેક્ટેરિયાના 3 પ્રકાર છે, એરોબિક, અનએરોબિક અને ફેકલ્ટેટિવ. એટલે એ 3 બેક્ટેરિયા 3 નું કામ છે ફિલ્ડમાં. હવે જે એરોબિક કન્ડિશનમાં જે બેક્ટેરિયા છે તો સુસુપ્ત અવસ્થામાં જતા રહે, સુસુપ્ત અવસ્થામાંથી પાછી ફરીથી એને ઓક્સિજન મળશે એટલે જીવિત થઈ જવાના છે. એનો પ્રશ્ન નથી, એને ખોરાક મળશે એટલે પાછા ઉભા થઈ જવાના. અને જયારે ગરમ થાય ત્યારે શું થાય કે અનએરોબિક બેક્ટેરિયાની જે કન્ડિશન એ કોલોની એની વધતી જશે. એ વધતી જશે એટલે જે કમ્પોસ્ટ થવાનો જે કોઈ બીજ છે અંદર, મતલબ વીડ વાળા, તો એ વીડ વાળા બીજને એક ખતમ કરી નાખશે. અને પછી જે વપરાશ, અને પછી બીજા બેક્ટેરિયા થોડી હવા મળી હોય અને ના મળી હોય એવી જગ્યાએ હોય તો એ જગ્યાએ ફેકલ્ટેટિવ બેક્ટેરિયા પેદા. ખ્યાલ આવી ગયો? કરેક્ટ. બહુ ડેપ્થમાં ગૌતમભાઈનું નોલેજ છે આ બધી બાબત માટે, બહુ ડિટેલમાં, કે જનરલી આ સવાલ પણ એમનો જિગ્નેશભાઈનો પ્રોપર હતો અને એ પ્રમાણે જવાબ પણ છે. અચ્છા, દૂસરા કોઈ સવાલ હે ગીતિકાજી? સમરમાં ફિલ્ડમાં વેજીટેબલ્સ ગ્રો કરીએ તો પાણી કેટલા અંતરે આપવું કે જેથી એ બળી ના જાય? દેખો, પાણી તમે આપી શકો છો રેગ્યુલરલી. જે જ્યારે ફ્રૂટિંગ્સની અવસ્થા હોય, તમે ફિલ્ડમાં વાવેલું હોય તો પાણી લગભગ શાકભાજીના રોપાઓને અને છોડવાઓને તો દરેક ત્રીજે દિવસે, આઠરે દિવસે તમે પાણી આપો. અને જો તમે ફ્લડ ઇરિગેશનથી પાણી આપતા હોય તો તમે 5-6 દિવસે પાણી આપો. પણ હંમેશા પાણી આપતી વખતે તમે માટીને થોડીક હાથેથી લઈને હાથમાં દડા જેવું કરી જુઓ. અને જો મોલ બંધાય અને મોઇસ્ચર હોય તો વધારે પડતું પાણી આપવાની જરૂર નથી. અને જો એકદમ માટી હાથમાંથી નીકળી જતી હોય તો યુ હેવ ટુ ગીવ સમ મોર વોટર. અત્યારે આની અંદર ફિલ્ડ માટે પાણીની સમસ્યાના ઉકેલ માટે મેં ગૌતમભાઈને પણ વાતચીત કરેલી હતી કે વી આર વર્કિંગ ઇન વેરી ડેપ્થ લેવલ. એક કટીલા નામની વનસ્પતિ આવે છે, કટીલા. ધેટ કટીલા વનસ્પતિ ઓલરેડી ઇન્ડિયામાં બહુ ઓછી થાય છે, પણ એ ફોરેનમાં બહાર ઈરાન અને ઈરાક, અફઘાનિસ્તાનમાં વધારે થાય છે. એ કટીલા વનસ્પતિની અંદરનો જે ગુંદર હોય છે એ ગુંદરને અહીંયા ઇન્ડિયામાં લાવવામાં આવે છે ઇમ્પોર્ટ કરીને. અને ગુંદરના પાવડર ફોર્મમાં કે થોડા થોડા નાના નાના ક્રિસ્ટલ કરીને એને તૈયાર કરીને જો ખાતરની અંદર મિક્સ કરીને તમે કમ્પોસ્ટ સાથે તમે જો માટીમાં તમે આપો તો એ ગુંદર શું કરે છે કે પાણીને એબ્ઝોર્બ કરીને નાની નાની ગોળીઓ બની જાય છે. અને જે જગ્યાએ બહુ ઓછું પાણી હોય, કે 15-15 દિવસે પાણી મળતું હોય, તો એવી જગ્યાએ એ જેલી 15 દિવસ સુધી પ્લાન્ટ્સને મોઇસ્ચર આપે છે, પાણી આપે છે, અંદર હ્યુમસ અને વરાફ ક્રિએટ કરે છે, અને ન્યુટ્રિશન્સને પણ ધીરે ધીરે રિલીઝ કરીને આપે છે. અને એ 1 એકર ફિલ્ડમાં, 1 એકરની અંદર એ ફક્ત આઈ થિંક સો મેક્સિમમ એ 5 કિલો જેટલું જ યુઝ કરવાનું છે, ઓનલી 5 kg. સો એની કોસ્ટિંગ બી કઈ છે નહીં, પણ એના માટે ડિટેલ્સમાં કોઈને ફિલ્ડ માટેનું કોઈ હોય તો મારો નંબર ગીતિકાજી ઓલરેડી લખેલો છે. તો હું અને ગૌતમભાઈ પણ અમારા એકબીજાના ફાર્મની અંદર પણ એને યુઝ કરવાના છીએ. એને નામ લોકોએ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં નામ આપ્યું છે વોટર બુસ્ટર. એટલે એ 15-15, 20-20 દિવસ વર્ષમાં એક જ વખતે એમાં નાખવાનું હોય છે. તો જેથી પાણીનો તમારો ઉપયોગ લગભગ ખાસો એવો 50% જેટલો પાણીનો ઉપયોગ ઘટી જાય છે. હાજી. और બસ यही ऑल वेजिटेबल पील्स ने वाटर में ऐड કરીને એને वाटर નાખી શકાય. आई थिंक वो बायोएंजाइम जब बनाते हैं तब वो भी एक कॉन्सेप्ट है बायोएंजाइम का भी, जो वेजिटेबल पील्स या फ्रूट पील्स के साथ. પાણી વિશેની વાત કરું. પાણી નાખવાનું કરીએ. હા, એટલે એમાં એવું હોય કે પાણીનું બેને કહ્યું કે ક્યારે નાખવું, કેટલું નાખવું, તો એ તમે કહ્યું. હવે એને જોવાનો સાચો સમય છે કે 12 થી 2 નો સમય હોય. એ સમય દરમિયાન તમે જુઓ એટલે પાન નીચે નમી જવાની કન્ડિશન હોય, એટલે એ સમય દરમિયાન એને થોડાક પાણીની જરૂર હોય. પાણી કોઈ પ્લાન્ટ પાણી ડાયરેક્ટ ના લઈ શકે. પાણી ગરમ થાય ને એની વરાળ થાય એ જ લઈ શકે પ્લાન્ટ. બરાબર છે. વરાળ એ વરાપ થઈ હોય એમાંથી જ એ લઈ શકે જે ખોરાક મેળવવાનું છે એ. બાકી તો જે હવાથી અને સૂર્યપ્રકાશમાંથી મેળવવાનું છે એને. વધારે પડતું પાણી આવવાથી એ પાન પીળા પડી જાય અને ક્યાં તો પછી જમીનમાં ફૂગ લાગવાનું કારણ બને. અને પાણી વધારે પડે ત્યારે શું કરે કે જે ઇન્સેક્ટ આવવાના, જે પ્લાન્ટ પોતે બોલાવે છે કે આ પ્રકારનું પાણી વધી ગયું છે, એટલે એ ઇન્સેક્ટના એવા કેમિકલ છોડે કે ઇન્સેક્ટ વધારે પડતા આવે. એટલે પાણી લિમિટમાં હોય અને માપસર નંખાતું હોય, સારી સ્થિતિમાં હોય તો મોટા ભાગે ઇન્સેક્ટમાંથી બચી શકાય.
करेक्ट। हाँ गीतिका जी। नहीं वो एक बार पूरा साइंस है कि कैसे पानी एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, वो जब जाइलम से एब्जॉर्ब करते हैं उनका ट्रांसपिरेशन भी है, वो सारा एक अलग ही साइंस है। सो पर ये आपकी बात सही है कि भाई जब पानी की डेफिशिएंसी हो तब आप पानी, लीव्स ड्रूप हो जाते हैं तब थोड़ा पानी डालिए, और ज्यादा पानी, हाँ वो फंगस भी, बिकॉज मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा, फंगस बढ़ जाएगा, और जो माइक्रोब्स जो है उनको पानी भी चाहिए और मिट्टी भी चाहिए, और पानी और मिट्टी दोनों मिक्स हो जाए तो उनको खाना मिल जाएगा, तो फिर आपके हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल माइक्रोब जरूर उधर आएंगे। सो इट बिकम्स लाइक अ हाउस, एक ऐसा अच्छा घर जिसका किचन पूरा तैयार है, जिसमें किचन में सब सामान तैयार है, तो डेफिनेटली माइक्रोब्स भी आएंगे। सो गौतम भाई भी ये बात सही कह रहे हैं। सो वो ध्यान रखना जरूरी है, एक्सेस वाटर नहीं देना है प्लांट्स को, बट जितना चाहिए उतना देना है। अब जैसे वही सब सवाल आ रहे हैं कि इप्सम सॉल्ट को कैसे यूज किया जाए। एप्सम सॉल्ट को मैंने बताया कि भाजी वाले जो भी है सब्जी के, उसके ऊपर यूज नहीं करना है 4-5, बाकी के सभी के लिए हर 15 दिन में एक बार। एप्सम सॉल्ट का एक स्टैंडर्ड माप ये है कि 1 गैलन वाटर के अंदर 1 या 2 चम्मच, मैक्सिमम 1 चम्मच आप डालिए, तो 1 गैलन मीन्स 3.5 से 4 लीटर जितना पानी हुआ। तो आप 16 लीटर का 15 लीटर का पंप है, उसके अंदर 3-4 चम्मच एप्सम सॉल्ट आप डालकर उसको प्रॉपरली मिलाकर, उसके अंदर पंचगव्य भी आपको लेना है 500 ग्राम जितना मैक्सिमम, तो वो भी पंचगव्य भी आपने उसको ऐड कर दिया। फिर ये 36 पर्णी अर्क है, सपोज उसने भी आपको वही 15 दिन के अंदर वो भी आपने उसको 400-500 ग्राम जितना ऐड कर दिया, और एक आधा कप जितना, यानी कि कितना 30 ml जितना आपने वो बायो एंजाइम लिया जो आपने अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, तो अदरवाइज वी हैव इट, तो वो बायो एंजाइम भी उसके अंदर डाल दिया। ये सारी चीजें मिलाकर आप स्प्रे कर दीजिए, फिर देखिए कि आपका ब्लूमिंग कितना जबरदस्त मिलता है। देखिए ये सारी चीजें का अनुभव तो मैंने किया है, ऐसा नहीं है कि मैं खाली किताबों में से पढ़कर आपको बता रहा हूँ, मुझे भी बहुत बार ऐसा नुकसान भी हुआ है, कभी कभी एक्सपेरिमेंट करते करते मेरा फेल्यूर भी आया हुआ है, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली टायर एंड एरर बेसिस के ऊपर हम लोगों को ये करना रहेगा, तभी जाकर आप एक सक्सेसफुल फार्मिंग करने वाले किचन गार्डनर आप बन सकते हो। अभी गर्मियों की सीजन में अंदर ध्यान रखना है कि पानी कब देना है, कैसे देना है। जो गमले आपके पास में है बहुत सेंसिटिव प्लांट है, सीधी धूप मिल रही है तो आप उसको साइड में कर दो, आप उसको उसके ऊपर कोई ग्रीन नेट लगा लीजिए। ये सारे तरीके के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। एक तो टर्माइट का टॉपिक है, फिर ये प्लांटेशन के अंदर गर्मी की सीजन में कैसे उसका ध्यान रख सकते हैं वो है आज, लेकिन जितना ज्यादा कवर कर सकते थे उतना हम लोगों ने कवर किया है। तो मेरे ख्याल से अभी हमको स्टॉप करना चाहिए वैसे गीतिका जी। जी पक्का, क्योंकि सवाल का इसमें क्या है कि स्टेप बाय स्टेप बाय जाएंगे, एंड आपने जैसे डिस्कस किया शाम को वैसे भी मिलने वाले हैं, तो एक बार स्टेप बाय स्टेप, काफी सवाल आ रहे हैं। एक्टिवेटेड चारकोल को कैसे यूज करना है, अभी क्या सबने रॉक फॉस्फेट को कैसे यूज करना है, मुझे व्हाट्सएप में भी सवाल आ रहे हैं, तो करते हैं, बताते हैं पक्का इसको एक रिपीट। पानी नहीं डालना है। अच्छा, बिकॉज रॉक फॉस्फेट की भी बात है, एक्टिवेटेड चारकोल की भी बात है, कैसे यूज करना है क्या है। बनाना पील पाउडर, रॉक फॉस्फेट, एक्टिवेटेड चारकोल, परलाइट, एप्सम सॉल्ट, पंचगव्य, 36 पर्णी अर्क, ये सारी चीजों का उपयोग कैसे करना है, उसको कितनी मात्रा में लेना है, कब करना है, कब नहीं करना है, उसका मैं पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन बनाकर आई विल शेयर विथ यू ऑल पीपल। मैं वो कर लेंगे, और चिंतन भाई ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक सेशन ले लेंगे। हाँ जी, श्योर। थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू गीतिका जी, आपका बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि मैं दोनों चीजें एक साथ में, जनरली मैं ऑफलाइन कोर्स ज्यादा लेता हूं। आप कभी भी ऐसा प्लान करें तो मुझे पहले बोल दिया करें, हम पहले ही आपको सपोर्ट दे देंगे, हम सब तैयार हैं। हाँ, क्योंकि क्या है कि लोगों के सवाल के ऊपर मैं जाता हूँ तो मेरा कंसंट्रेशन उसके ऊपर जाता है, फिर किसी का आवाज आता है, फिर किसी को एडमिट करना है, फिर वो कंप्यूटर हैंग हो जाता है, तो ये सारी चीजों में तो मैं कब ये जल्दी से खत्म होकर ऑफलाइन के अंदर सब लोगों का गैदरिंग करके मिले, बस में यही मेरा तो प्लानिंग रहता है। तो विल डू दैट। एंड गीतिका जी, आप थोड़ा सा आपके जो प्लानिंग्स है, आपकी जो एक्टिविटीज है, उसके बारे में भी यहाँ पर कुछ लोग नए पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आप बताएंगे तो बेहतर रहेगा, आप बताइए थोड़ा सा। जी, थैंक यू सो मच चिंतन भाई टू बी देयर। हम लोग एक छोटा सा चिंतन भाई के साथ एक रहता है, एक हम बहुत सारे इको वॉरियर्स हैं। चिंतन भाई हमारे, चिंतन भाई है, नागेंद्र भाई है, जागृति जी है, ये सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी दी है ऑर्गेनिक किचन गार्डन के लिए। जैसे बोलते हैं ना, फेलियर से सबको सिखा रहे, दे हैव गॉट
फेलियर्स इन देयर लाइफ एंड देन दे हैव फाउंड आउट कि व्हाट इज द गुड, और उन्होंने गौतम भाई जैसे कमांडोज हैं उनसे एक को लर्निंग प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। तो उसी नजरिए से आई एम अ यूको कम्युनिकेटर, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मेरा काम है कि ये ऐसे जो लोग हैं ना उन सबको इकट्ठा करना, एक ऐसा अम्ब्रेला क्रिएट करना जहां पे हम सब लोग इकट्ठे होके एक सिस्टमैटिक वे से ये चीज को सीखें। दो तरीका है, एक हम खुद जाने ताकि हम हमारे लोगों से काम करवा सकें। अभी जैसे आपसे बात करते थे बीच में मेरे मालिक का फोन आ गया था जो काम कर रहा है, तो ये तो उनको भी हमें बताना जरूरी कि कैसे करना, क्या करना है। हमारा अंडरस्टैंडिंग होगा तब हम ढंग से गाइड कर पाएंगे। हमारे पास छोटी जमीन है, बड़ी जमीन है, 10 गमले भी हैं, तो भी हम उससे फ्रूटफुल कैसे, उससे ना ही सिर्फ ये ऑर्गेनिक बट एक ऐसा खाना जो हमारे घर में खा सकते हैं डायरेक्ट। सो इको वॉरियर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आई एम एन इको वॉरियर व्हाट्सएप ग्रुप भी है और एक फेसबुक ग्रुप भी है। सो वहां पे भी हम कॉन्स्टेंटली चीजें ऐड करते रहते हैं। और लासी टॉक हमारा है जहाँ पे स्पीकर्स हैं, चिंतन भाई भी हैं, सारे स्पीकर्स हैं जो ये सब चीजें शेयर करते रहते हैं। तो एक हम लोग आज बात कर रहे थे कि अब ऑफलाइन सेशंस की जरूरत है, सबको हैंड होल्डिंग की जरूरत है कि कैसे एक दूसरे के साथ सामने सामने खड़े रह के आपको सामान भी वहीं पे मिल जाए और वहीं पे आपको इसको इस्तेमाल करने का भी पता चल जाए। ऐसा हम लोग अब कोरोना बेटर हो रहा है, डे बाय डे फिगर्स बहुत डाउन हो रहे हैं। वैक्सीनेशन प्लीज आप सब लीजिए, आप वैक्सीनेशन लेने में मनाही मत कीजिए, क्योंकि वैक्सीनेशन लेंगे तो मिलना सबके लिए इजी हो जाएगा, हम लोग बिना टेंशन के एक दूसरे को मिल पाएंगे। तो हम ऐसी जगह भी, फार्म्स भी हैं, ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जहाँ पे हम ऐसे सेशंस ले सकते हैं और वहां पे आपका हैंड होल्डिंग हो जाएगा, आपको सामान भी मिल जाएगा। और जैसे चिंतन भाई ने कहा, ये सब सामान कैसा है कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू फेलिसिटेट कि आपका काम बेटर हो सके, ये कोई कमर्शियल नहीं है पूरा का पूरा। तो बट आपको आपकी चीज आपको अच्छी तरह से मिल जाए वो हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक अवेयरनेस से बियॉन्ड आ गया। अब वो क्या है कि सबको प्यास लगी, अब सबको पानी चाहिए और सही पानी चाहिए। तो बस उसी की कोशिश करें कि कई अच्छी तरह से कैसे ये प्यास बुझा सके और हम प्लांट्स ग्रो कर सके अच्छी तरह से। सो एक यही है, हम लोग आपके साथ डेफिनेटली इन दिस कमिंग वीक आपके साथ सारा प्लान शेयर करेंगे। हम 4-5 जन इकट्ठे हो रहे हैं और कैसे उसको प्लान करना है आपके साथ पक्का शेयर करेंगे ये सब चीजें। और साथ में कुछ ऐसी चीजें भी शेयर कर रहे हैं कि जो हम सब मिलके ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें और बेस्ट आउटपुट ले सकें अब हमारी अंडरस्टैंडिंग का। जी चिंतन भाई, थैंक यू सो मच। और ये सारा जो भी मुझे पूछ रहे हैं रिकॉर्डिंग, मैंने रिकॉर्डिंग किया है, जैसे ही रिकॉर्डिंग कन्वर्ट होता है मैं सीधा यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके वो लिंक आई एम एन इको वॉरियर फेसबुक ग्रुप पे डाल दूंगी और लासी टॉक के फेसबुक पेज पे भी शेयर कर दूंगी, तो आप वहां पे ये लिस्ट, ये पूरा सेशन देख सकेंगे। और इको वॉरियर की लिंक में भी डाल दूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आई एम एन इको वॉरियर, ताकि चिंतन भाई भी जहाँ चाहे वहां पे शेयर कर सकते हैं। फिर श्योर सुमित भाई हमारे साथ है। सुमित भाई तो एक्चुअली सब्जियां उगाते हैं। चिंतन भाई के पास एक्चुअली आपको धरू मिल जाएगा। आज हमारी 2-3 जन से बात हो रही थी कि सही धरू कहाँ से मिले। क्या है, अहमदाबाद में हमारे पास सब कुछ है, हम तो अहमदाबाद से ही सब चीजें ढंग से ले, और एक वन हैंड पर्सन है जो सारा का सारा आपको ढंग से करवा पाएंगे। से 4-5 जन जो है जो इस पे काम कर रहे हैं आपको सब पूरा सपोर्ट दे सकेंगे एंड सेल्फलेस सपोर्ट है उनका। So let's take advantage of their knowledge and their voluntary work also. अभी हम लोगों ने फिलहाल 50 यानी कि 15 प्रकार की सब्जियों के जो है उसको तैयार किए हुए हैं। उसके अंदर स्पेसिफिकली दूधी, गलका, तुरिया, कारेला, भिंडा, काकड़ी, पम्पकिन, फरसी, ये सारी चीजों को हम लोगों ने तैयार किया हुआ है। तो ये सारी चीजें अभी 10-15 दिन के बाद में तैयार हो जाएगी और उसके बाद में आप लोग कहाँ पर भी प्लांटेशन करना है तो कर सकते हो। इन द मीन टाइम आपको जो कुछ भी बाकी की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग ऑब्वियसली अवेलेबल है, फोन के ऊपर और सारी चीजों के लिए अवेलेबल है। तो बस यही है, अपने मिलते रहेंगे एंड फार्मिंग करते रहे सब लोग और एक दूसरे के अनुभव शेयर करते रहे।